हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे बहुत अच्छे। तो आपको मालूम है कि CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में मैं आदिल सर आप लोगों को प्रिपरेशन करवाने वाला हूं बीकॉम ऑनर्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और आपको मालूम है कि हम लोग बहुत डिटेल और डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। प्यारे बच्चे, आपको मालूम है कि चाहे वो BHU हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटीज में बिजनेस स्टडी आपके डोमेन सब्जेक्ट में है ना बच्चे, बताओ ना, है ना। हाँ सर, है हमारे डोमेन सब्जेक्ट में। अच्छा प्यारे बच्चे, एक बात और बताओ, क्या लगता है आपको जब आपसे सिर्फ 2 या 3 डोमेन सब्जेक्ट, वो भी सिर्फ क्लास 12th लेवल का, यानी बिजनेस भी आएगा तो क्लास 12th लेवल का आएगा, अकाउंटेंसी भी आएगा तो क्लास 12 लेवल का आएगा, इकोनॉमिक्स भी आएगा तो क्लास 12 लेवल का आएगा, आपको क्या लगता है क्या क्वेश्चन बहुत आसान पूछने वाला है आपसे? क्या क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल पूछने वाला है आपसे? आप ऐसा ना सोचिए। और आपकी प्रिपरेशन हाई लेवल की होनी चाहिए। आप माउंटेन्स लेवल पे चलोगे तभी जाके आप प्रिपरेशन कर पाओगे। मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग वही करने वाले हैं। हम देखिए, एक बात समझिए, हम यहां इसलिए नहीं आए कि हम बच्चों को खुश करेंगे, बहुत आसान आसान टॉपिक पढ़ा देंगे, कुछ MCQs लगवा देंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। नहीं, हम आपका एंट्रेंस प्रिपरेशन करवाने आए हैं। तो हम आपको कंपिटिटिव लेवल पढ़ाएंगे, हम आपको उस लेवल का कोर्स और स्टडी मटेरियल और कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे आप इजीली एंट्रेंस क्रैक कर जाए। ये बात समझ में आई ना आपको? हाँ सर, समझ में आ गया। प्यारे बच्चे, आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि अपना बिजनेस स्टडी जो डोमेन सब्जेक्ट में जब आपने फॉर्म भरा था तो फॉर्म में बिजनेस स्टडीज का क्लास 12 का सिलेबस, क्लास 12 का सिलेबस आने वाला है ना। ये बताओ ना, क्लास 12 का सिलेबस पूछेगा या नहीं पूछेगा? बोलो बोलो, पूछेगा ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि आपका बिजनेस स्टडीज का क्लास 12 का पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। और असल में मैं सिलेबस डिस्कशन के लिए यहां नहीं आया हूं, मैं सिलेबस का एक बस शॉर्ट रन में बताने वाला हूं। असल में आज एक चैप्टर भी मैं पढ़ाने वाला हूं। सबसे शुरू में आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि आप पहले समझ लो कि क्लास 12 में कौन कौन से चैप्टर है। एक बार हम ब्रीफ स्टडी करवाते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे जाएंगे। अच्छा, इस चैप्टर में आज जो हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं आपको, इस चैप्टर में क्या खासियत होने वाली है सर? तो इस चैप्टर में MCQs भी मैंने दिया है, केस स्टडी भी दिया है। आपको मालूम है, आप जरा सा CUET ने जो अभी रिलीज किया अपना सैंपल पेपर, आप उसको उठाकर देखिए। CUET ने साफ अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि हम केस स्टडी भी पूछेंगे, हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के भी क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऐसा सोच में आप ना रहिए, बात समझिएगा, ताकि आप एंट्रेंस को क्रैक करने में परेशानी ना हो। तो हम आपको उसी लेवल की प्रिपरेशन करवाने वाले। स्टार्ट करें? हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, और आपको मालूम है कि आप अगर हमारे कोर्स से ज्वाइन होना चाहते हो तो CUET अगर CUET की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो DNS एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लो। और अगर मुझसे कोई भी डाउट हो तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं 6388788130। इस नंबर पे मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो और मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि आपको जो बिजनेस स्टडीज का बुक है वो बेसिकली 2 पार्ट में है। एक कहलाता है पार्ट A और दूसरा कहलाता है पार्ट B। क्लियर है ना बच्चे? अच्छा प्यारे बच्चों, आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं। क्या सर? आपको मालूम है कि पार्ट A में 8 चैप्टर है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और अगर पार्ट B की बात कर ले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यानी टोटल 12 चैप्टर्स है। यानी अगर आप बिजनेस, स्पेसिफिकली बिजनेस को प्रिपेयर कर लो अच्छे से तो 12 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और 12 चैप्टर्स का मतलब अगर डोमेन में 50 क्वेश्चन आ रहा है और 40 अटेम्प्ट करना है, और सपोज करो कि सिर्फ अकाउंट्स और BST पूछेगा तो 20 क्वेश्चन से बिजनेस स्टडीज से आएगा, 20 क्वेश्चन, और भी क्लास 12 का लेवल है आपका। और मैं जो कंटेंट तैयार किया हूं, मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाया है, बहुत अच्छा नोट्स, बहुत क्लैरिटी के साथ मैं पढ़ाने वाला हूं, अब बड़ा डिटेल और डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूं। तो क्या आप इजाजत देते हो कि मैं क्लास स्टार्ट करूं? हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों देखो, स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्लास। अच्छा एक बात बताओ, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी क्लास 12 में होंगे। क्लास 12 परसुइंग होगा आपका, यानी आपका क्लास 12 चल रहा होगा, है कि नहीं? बताओ ना। तो प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 12 में होंगे। हाँ सर, क्लास 12 में है। तो अब मैं आपको बताऊं कि आपका, मैं डेट बता रहा हूं, 17 मई को क्लास 12 का पेपर है, 12वीं का पेपर है बिजनेस स्टडीज का।
और बच्चे बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है उस पेपर को लेकर, और क्लास 12 का सिलेबस सीयूईटी में भी आएगा। मैंने लगा दिया दिमाग, मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं आपको वो चैप्टर्स पढ़ाऊंगा जो क्लास 12 में आएगा इस बार, यानी क्लास 12 के टर्म 2 में। अल्टीमेटली वो बच्चे जो जिनका गैप ईयर है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको तो पढ़ना ही है सारा सिलेबस। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं कि क्यों ना सीयूईटी के साथ साथ एमसीक्यू के साथ साथ उन बच्चों का भी भला हो जाए जो बच्चे क्लास 12 परसुइंग कर रहे हैं। एक बार वो मुझसे बिजनेस भी पढ़ ले अच्छे से, और ताकि उनका 12th में भी भला हो जाएगा, और जब वो सीयूईटी में बैठे वहां तो भला होगा। तो आपको मैं एक बात बताना चाह रहा था, दरअसल क्लास 12th में जो इस बार का सिलेबस है टर्म 2 का, जो बच्चे 12th में होंगे टर्म 2 में, वो है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 1 2 3 4 5 6 17 मई को जो पेपर होने वाला है आपका बोर्ड एग्जाम का टर्म 2 का, उसमें जो चैप्टर्स आने वाले वो यही 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना मैं ये 17 मई से पहले पहले ये चैप्टर विथ एमसीक्यू विथ केस स्टडी में क्लियर कर दूं, ताकि आपके सीयूईटी में भी काम आ जाए और आपके एंट्रेंस में भी काम आ जाए। अभी मैं ये चैप्टर फिलहाल नहीं कर रहा हूं, फिलहाल मैं ये जो चैप्टर मैंने टिक किया है वो करूंगा। अच्छा, इसमें सबसे जो टफ होता है, बच्चों को सबसे टफेस्ट चैप्टर लगता है। देखिए अक्सर क्या होता है कि भाई मैं पहले नहीं बोला, मैं बच्चों को खुश करने नहीं आया हूं, मैं बच्चों को पढ़ाने आया हूं, उनके अंदर कैलिबर डेवलप करने आया हूं, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने आया हूं। तो मैं आसान चैप्टर से नहीं, मैं टफ चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, और टफ चैप्टर को मैं बनाऊंगा आसान, और आसान चैप्टर को बहुत आसान, तो हो जाएगा आपके लिए बहुत आसान। तो बच्चों इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे आपके, मैं बताऊं, इस क्लास में मैं शुरू करने वाला हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या पढ़ाऊंगा मैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि ये टर्म 2 में भी आएगा और आपके भी काम का है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज की क्लास में। उम्मीद है कि मैं 50% सिलेबस एटलीस्ट कवर कर दूं विद केस स्टडी एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बी रेडी फॉर इट। तैयार है आप लोग? पानी पी लीजिए अच्छे से, आराम से बैठिए, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक क्लास होने वाला, बहुत अच्छे समझ में आएगा। स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे। ये मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाया, बहुत मेहनत से नोट्स बनाया, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, जरूर समझिएगा। स्टार्ट करूं? हाँ से स्टार्ट करें। प्यारे बच्चों ये चैप्टर नंबर 9 है, दरअसल चैप्टर नंबर 9 है, और जो जो टॉपिक इसमें आपको डाउट हो, असल में ये पार्ट 1 है, ठीक है? तो अच्छे से सुनना। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत आसान लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, 2 वर्ड है यहां पे, एक तो फाइनेंस और एक है मैनेजमेंट। फाइनेंस का क्या मतलब है? फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, और मैनेजमेंट का मतलब होता है पैसे को सही तरीके से मैनेज करना। क्या मतलब सर, नहीं समझ में आया? एक बात बताओ, क्या आपके बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए? आपका घर है, आप अपने घर को चलाते हो, आपके पापा आपके घर को चलाते हैं, तो क्या बिना घर बिना पैसे का चल रहा है? जब पापा 40-50 हजार महीने का सैलरी कमाते होंगे, बिजनेस से कमाते होंगे, तो वो क्या करते हैं? क्या करते हैं आप सोचिए ना। वो पैसा लाते हैं घर पे, और उसका बोलते हैं 10,000 स्कूल की फीस भरेंगे, 5,000 घर का रेंट देंगे, इतना पैसा खाने पीने में खर्च हो जाएगा, इतने पैसे सेविंग करेंगे। क्या वो उस पैसे का मैनेजमेंट नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो प्यारे बच्चे, वही तो मैं कह रहा हूं कि हमारे बिजनेस में फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। जिंदगी है फाइनेंस, बिजनेस बिना फाइनेंस का चल ही नहीं सकता। तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत है? यानी हमारे बिजनेस में जो पैसा आ रहा है उसकी भी मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में जो पैसा है, जो पैसे से रिलेटेड मामला है, जब हम उसको अच्छे से मैनेज करते हैं ताकि हमारे बिजनेस का जो गोल है, जो एम है, जो मकसद, वो अचीव हो जाए, हमारा फाइनेंस वेस्ट ना हो, हमारा पैसा वेस्ट ना हो, हमारा पैसा सही जगह पे लगे, हमारा पैसा सही से यूटिलाइज हो, हमारा पैसा हमेशा अवेलेबल हो हमारे पास। तो इसी को हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। प्यारे बच्चे, मेरे अगल बगल भाई लोग बैठे, वो भी समझ गए तो आप भी समझिए। स्टार्ट करता हूं मैं। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग थोड़ा देखते हैं। अच्छा आप बताओ, आप सोचो ना, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सपोज आप एक बिजनेस स्टार्ट कर दो। देखो फाइनेंस, पैसे की शुरुआत कहां से होती है? एकदम फ्रॉम बिगिनिंग बता रहा हूं मैं, फ्रॉम बिगिनिंग। आप एक इंसान हो, ये है आप,
ये है आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहा, शुरू करना चाहते हो। सपोज करो आप शुगर केन इंडस्ट्री, गन्ने की, चीनी की एक इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप बताओ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अब मैं ओपन कर रहा हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैं ओपन कर रहा हूं, स्टार्ट करो। हाँ, सबसे पहला काम है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहले आप पैसे का इंतजाम करोगे। प्यारे बच्चे, पैसे कहां से आएंगे? सर, लोन से आएंगे, शेयर से आएंगे और डिवेंचर से आएंगे। पैसे के यही जरिए तो, यही तो तरीका है पैसे का, या तो लोन से आएगा, या तो शेयर से आएगा, तो डिवेंचर से आएगा। सबसे पहला काम पैसे का इंतजाम करो। आ गया पैसा सर, 5 लाख आ गया, अब क्या करें सर? तो अब क्या करेंगे सुनो तो, अब आता है यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, यानी पैसे को सही जगह पे लगाओ। आपने जो पैसे का इंतजाम किया है उसको क्यों किया है? जमीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, प्लान खरीदने के लिए। दूसरा काम है यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, यानी सबसे पहले बिजनेस में पैसे का इंतजाम करो, फिर उस पैसे को सही जगह यूटिलाइज कर लो। जमीन खरीद लो, बिल्डिंग खरीद लो, प्लांट खरीद लो, मशीन खरीद लो। नहीं समझ में आया? हाँ सर। फिर क्या करोगे? अब जब जमीन, बिल्डिंग, प्लांट आ जाएगी तो उससे आप बिजनेस करोगे। यही होता है। फिर गन्ने की इंडस्ट्री खुलेगी, चीनी बनेगा, चीनी बिकेगा, तो जाहिर सी बात है फिर आता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस यानी जब आप बिजनेस करोगे तो उससे प्रॉफिट कमाओगे, और प्रॉफिट कमाओगे तो उस प्रॉफिट में बांटोगे भी तो लोगों को। भाई, अगर आपने कुछ मुनाफा कमाया है, कुछ प्रॉफिट कमाया, तो कुछ पैसे आप शेयर होल्डर को दोगे। शेयर होल्डर कौन? जो आपके बिजनेस में पैसा लगाया है। कुछ पैसे मालिक को दोगे, कुछ पैसे इंप्लॉय को दोगे, कुछ पैसे मैनेजमेंट को दोगे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। जो भी मुनाफा कमाया गया उसे बांटोगे लोगों में। और ये सब काम आप क्यों करते हो? फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ ए कंपनी, यानी ये काम आप इसलिए करते हो प्यारे बच्चे, ताकि आपका कंपनी अच्छे से चल सके। इसी को यही कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्यारे बच्चे हम लोग 3 काम करते हैं। वो 3 काम क्या है? सबसे पहले पैसे का इंतजाम करना, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। कहां से करेंगे? शेयर, डिवेंचर, लोन से। फिर जब पैसा आ जाएगा तो उसे यूटिलाइजेशन करेंगे। कहां करेंगे? उस पैसे को जमीन खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, प्लांट खरीदेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, यानी उससे जो मुनाफा कमाएंगे, जब बिल्डिंग आ जाएगा, जब प्लांट आ जाएगा, जब मशीन आ जाएगा, तो उससे हम लोग एक बिजनेस करेंगे। जब बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सही तरीके से। इसी को हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। बहुत अच्छे से डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। बोलो ना भाई, कोई डाउट है तो जरूर पूछो मेरे भाई, डाउट को पूछो ना। आगे बढ़े हम लोग? हाँ सर बढ़िए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, घबराना नहीं, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। स्टार्ट कर रहा हूं। अगला टॉपिक है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट रोल क्या है इसका, इसकी अहमियत क्या है, क्यों जरूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना? क्यों करते हैं सर? नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। ऐसी पैसा लाए, कहीं पे भी खर्च करिए, कहीं से भी कमा लेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा सर। अब आते हैं रोल पे। रोल बताओ। हाँ सर। पहला पॉइंट है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना इसलिए जरूरी है प्यारे बच्चे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको मालूम है कि आपके बिजनेस को चलाने के लिए फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत पड़ेगी। जमीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, प्लांट चाहिए, मशीन चाहिए। क्या बिना इसके हमारा बिजनेस चल सकता है? नहीं सर, हम बिना तो फिक्स्ड एसेट्स के हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। फिक्स्ड एसेट्स समझते हो ना, लॉन्ग टर्म एसेट्स, एक बार खरीद लिए बार बार नहीं खरीदना। तो पहले अच्छा, और यहां पे 2 वर्ड है, एक बोला साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। साइज का मतलब होता है अगर बिजनेस को बड़े लेवल पे करना है, लार्ज स्केल पे करना है, और कंपोजिशन का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में जिस जिस एसेट्स की जरूरत है, ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा प्यारे बच्चे जब आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा। एग्जाम्पल लो ना, आपको जमीन भी खरीदना है, बिल्डिंग भी खरीदना है, प्लांट भी खरीदना है, मशीन भी खरीदना है। अगर आपके पास पैसे अवेलेबल नहीं है, फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, क्या आप ये चारों चीज खरीद पाओगे? थिंक अबाउट इट,
सर नहीं खरीद पाएंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला काम क्या है कि अगर कि फिक्स, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मदद से हम लोग फिक्स एसेट्स क्या क्या खरीदना है वो पॉसिबल हो जाता है। और दूसरा है साइज, यानी आपको एक ब्रांच नहीं, 2 ब्रांच नहीं, 10 ब्रांच खोलने हैं। क्या पैसे नहीं चाहिए? बिना पैसे का तो होगा ही नहीं। आगे बढ़ाइए ना सर। फिर आता है अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट्स। क्या मतलब है सर? प्यारे बच्चे एक बात बताओ मुझे, मैं पूछना चाहता हूं एक, तो साइज एंड अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट्स। अब प्यारे बच्चे ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करो ताकि मामला समझ में आ जाए। देखो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, लॉजिकल बात करूंगा मैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो प्यारे बच्चे, तो क्या आपको अपने बिजनेस में करंट एसेट्स की जरूरत नहीं है? करंट एसेट्स क्या होता है सर? करंट एसेट्स उस एसेट्स को कहते हैं जो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। हर वो एसेट्स जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो हमारा करंट एसेट्स है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, क्या आपको रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है? क्या आपको कैश की जरूरत नहीं है? क्या आपको स्टॉक नहीं बनाना है? स्टॉक सामान बनाना है ना, जिस चीज का बिजनेस करो वो बेचोगे ना। अगर शुगर की इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो गन्ना चाहिए ना, बोलो ना। अगर शुगर की इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, छोटे मोटे खर्च करने के लिए कैश चाहिए ना, है ना। अगर तुम किसी को सामान उधार बेचे हो, जिसको हम लोग डेटर बोलते हैं, डेटर यानी किसी को सामान उधार बेचे हो, तो उससे भी हमें पैसा चाहिए ना। यानी कि सिंपल समझ लो, एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, अगर आपको स्टॉक बनाना है, गुड्स बनाना है, तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो अब अगर आपको गुड्स बनाना है तो रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए, कैश होना चाहिए। तो करंट एसेट्स का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक अहम रोल ये होता है कि वो इंतजाम करता है करंट एसेट्स के लिए भी पैसा, यानी आपके बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंस को बियर करने के लिए, आपके बिजनेस में होने वाले रोज को खर्चों को देखने के लिए आपके बिजनेस में रॉ मटेरियल की जरूरत है। आपके बिजनेस को चलाने के लिए स्टॉक चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए। आपके बिजनेस में आपने उधार बेचा सामान, डेटर, आपने बिजनेस में सामान उधार बेचा, बिल रिसीवेबल क्या होता है? जब हम किसी को सामान उधार बेचते हैं और उसके बदले में एक बिल बना देता है कि 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे, तो वो बिल भी क्या है? आपके लिए करंट एसेट्स है। सामान उधार बेचना है तो उसके लिए आपके पास कैश होना चाहिए, उसके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, इन्वेंट्री होना चाहिए। ये सब आपका करंट एसेट्स है और ये डेली बेसिस पे एक्सपेंस होने वाली चीजें। हमेशा रॉ मटेरियल चाहिए, हमेशा स्टॉक बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है कि इसके लिए भी आपको इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छा, अगला टॉपिक देखे बच्चे? हाँ सर बताइए ना। फिर अगला टॉपिक है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। क्या मतलब है? कहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें जो पैसे की जरूरत होती है वो 2 तरीके से हो सकती है। एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। यानी अगर सपोज करो आप बिजनेस चला रहे हो और आपको पैसे की जरूरत है, तो वो 2 तरीके से हो सकता है बच्चे। या तो लंबे समय के लिए पैसा चाहिए या तो छोटे समय के लिए पैसा चाहिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस कब चाहिए और शॉर्ट टर्म फाइनेंस कब चाहिए, कैसे पता चलेगा? अगर आपको बिल्डिंग खरीदना है, मशीन खरीदना है, प्लांट्स खरीदना है, फिक्स एसेट्स खरीदना है, यानी जब बड़े एसेट्स खरीदना है तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए। नई मशीन, नई टेक्नोलॉजी खरीदनी है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए। लेकिन अगर आपको डे टू डे एक्सपेंस बियर करना है, रोज होने वाले खर्चे का इंतजाम करना है, तो आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है? जो 1 साल से ज्यादा के लिए लेते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है? जो 1 साल से कम के लिए लेते हैं। प्यारे बच्चे समझो, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो और तुमने मशीन खरीदना है 10 लाख का, प्लांट खरीदना है 12 लाख का, बिल्डिंग खरीदना है 10 लाख का, तो आप क्या इतना सारा पैसा लोगे तो क्या 2 दिन में लौटा दोगे? 2 साल, 4 साल, 5 साल टाइम चाहिए ना। तो हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत कब होती है? जब हम अपने बिजनेस में एसेट्स खरीदते हैं लंबे समय के लिए, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब हम अपने बिजनेस में कोई एसेट्स खरीदते हैं लंबे समय के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस। नहीं समझ में आया?
हाँ सर, समझ में आ गया। और शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मतलब समझ रहे हो, जब हम अपने बिजनेस में डेली बेसिस पे होने वाले खर्चे, यानी कि रोज होने वाले खर्चों के लिए जब हम पैसे का जुगाड़ कर रहे हैं, मटेरियल खरीदना है, लेबर को पैसा देना है, तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेते हैं, जो कि 1 साल के लिए होता है या 1 साल से कम के लिए, है ना। आपको चॉकलेट खाना है तो अपने दोस्त से 10 रुपये उधार लोगे तो 1 दिन 2 दिन में लौटा दोगे ना, छोटा मोटा खर्चा था। लेकिन आपने को मोबाइल फ़ोन खरीदना है, अपने दोस्त से 20,000 उधार ले लिए, तो अब तो लंबे समय के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 लौटाना आसान काम नहीं। अच्छा, अगला टॉपिक देखो बच्चे, फिर बोला ब्रेकअप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट एंड इक्विटी। अगर आप लंबे समय के लिए पैसा ले रहे हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है कि आपको पैसा लेने के 2 ही तरीके हैं, एक है डेब्ट और दूसरा है इक्विटी। डेब्ट क्या है? डेब्ट बोलते हैं कर्ज को, इक्विटी बोलते हैं शेयर्स को। मतलब नहीं समझ में आया सर? सर प्लीज थोड़ा समझाइए ना सर, डिटेल में समझाता हूं ना। आप बिजनेस स्टार्ट किए, आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, 1 लाख रुपए की जरूरत है, कहां से लाओगे पैसा? 2 तरीके हैं आपके पास, या तो अपने पापा से मांगोगे कि पापा मुझे बिजनेस करना है, 1 लाख रुपए दे दो ना, या तो आप अपने पर्सनल एसेट्स को बेच दोगे, या तो अपने घर के जेवर्स जो होते हैं वो बेच दोगे, ज्वेलरीज बेच दोगे। एक तरीका तो ये है कि आप अपना पैसा लगाओगे, और अगर आपके पास अपना पैसा नहीं हुआ तो आपको बैंक से जाके लोन लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। इसी तरीके से ब्रेकअप, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, ब्रेकअप का मतलब तोड़ना। अगर लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो या तो आप डेब्ट से लोगे या तो आप इक्विटी से लोगे। प्यारे बच्चे, डेब्ट क्या होता है सर? डेब्ट का मतलब होता है कर्ज। कर्ज समझते हो? जब आप बैंक से लोन लेते हो तो वो डेब्ट है। कर्ज उस चीज को कहते हैं जो आफ्टर सम टाइम, 1 साल या 2 साल बाद उसे वापस करना पड़ेगा, इसलिए उसका नाम कर्ज है। उसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख लोन लोगे तो हर महीने, हर साल 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कर्ज लिया है आपने। और दूसरा तरीका है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर। शेयर क्या होता है? आपको 1 लाख की जरूरत है, आप एक कंपनी चला रहे हो, आपने 100 लोगों से कहा कि भाई 1-1 हज़ार रुपये सब लोग दे दो, शेयर खरीद लो, मेरा कंपनी का हिस्सादारी खरीद लो, कंपनी का शेयर खरीद लो, 1-1 हज़ार दे दो, कंपनी में लगा दो। लेकिन शेयर में क्या होता है? कंपनी को पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि कंपनी बंद ना हो जाए पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है। बस शेयर में पैसा उसने लगा दिया, हाँ जब प्रॉफिट होगा तो हम उसे कुछ फायदा देंगे, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। प्रॉफिट होगा हम उनको हिस्सा देते रहेंगे, हिस्सा दे, लेकिन शेयर कर्ज नहीं है। शेयर में आपने पैसा लगा दिया। प्यारे बच्चों, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं। ये जो इसे कागज है ना, तो कंपनी को अगर 50 रुपए की जरूरत है तो कंपनी 1, 10 रुपये, 20 रुपये, ये कागज काटे कंपनी अपने 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। अब कंपनी ने 5 डॉक्यूमेंट इशू किया, लोगों ने उस डॉक्यूमेंट को खरीदा, उसके बदले में 50 रुपये दे दिया। ये कंपनी का शेयर था। कंपनी कहती है कि जो लोग हमारे शेयर में पैसा लगाएंगे वो कंपनी के ओनर कहलाएंगे। ओनर क्यों? क्योंकि उनको वोटिंग राइट्स दिया जाएगा। वो अगर आप शेयर में पैसा लगाते हो ना, देखो ना, ये कागज देख रहे हो ना, ये 1 शेयर, ये 2 शेयर, ये 3 शेयर, ये 4 शेयर, है ना, ये शेयर है। कंपनी कागज, कंपनी अपना डॉक्यूमेंट इशू करती है, अपना साइन करेगी कंपनी कहेगी मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरे कंपनी में पैसा लगाओ, और जो लोग पैसा लगाओगे उसको हम प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। लेकिन याद रखना, हम पैसा वापस करने की कोई गारंटी नहीं देते हैं जब तक कंपनी बंद ना हो जाए। कर्ज में ऐसा नहीं होता। डेब्ट में आपको पैसा वापस करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिक्स्ड देना पड़ेगा हर हाल में। कंपनी लॉस जा रही है तब भी देना पड़ेगा। शेयर में क्या होता है? कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको हिस्सा मिलेगा, और अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। शेयर वो चीज़ है। शेयर मतलब पापा से पैसा लिए हैं, पापा अपने हैं, पापा नहीं मांगेंगे आपसे, है तो दे दो, नहीं है कोई बात नहीं। डेब्ट बैंक है, कर्ज है, कर्ज का वापस करना होगा। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है इसमें कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको फिक्स्ड करना पड़ेगा रेशियो ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, यानी डेब्ट से आप कितना पैसा लोगे और इक्विटी किसे ना। जैसे आपको अगर 5 लाख रुपए की जरूरत है तो आप, हो सकता है आपका मन करे तो 3 लाख रुपए आप कर्ज ले लो, 2 लाख रुपए आप शेयर से ले लो। शेयर मतलब समझ में आ गया ना, अच्छे से समझाया ना। तो इसमें डिसाइड करो कि डेब्ट से कितना पैसा लेना और इक्विटी से कितना पैसा लेना। मेरे भाई लास्ट पॉइंट पढ़ाने दो ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या मतलब सर?
अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट खराब हुआ, आपने पैसे को सही से मैनेज नहीं किया, तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, बहुत ज्यादा लॉस हो जाए। क्या मतलब सर? आप एक बात बताओ, आपने कर्ज ले लिया है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे ले लिया, 20% इंटरेस्ट पे, आपके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ रहा है, आपने बिजनेस में बहुत ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया, आपके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्या होगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाएगा, आपके बिजनेस में लॉस होना शुरू होगा। मेरे भाई सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट करो, सही मैनेजमेंट करो, वरना बिजनेस में लॉस हो जाएगा, आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाएगा, घाटा दिखाएगा। आपने डिप्रिसिएशन चार्ज करना था 10%, आपने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 30%। आपने सोचा कि मशीन पे हर साल 10% वैल्यू घट रही, लेकिन आपने दिखा दिया कि 30% वैल्यू घट रही है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ऐसा आप गलती करोगे, तो आपको बुरी तरीके से लॉस होगा मेरे भाई। समझ में आया ना? हाँ सर, समझ में आया। देखो, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता आपके साथ। मैं एंट्रेंस क्रैक करवाना है, मुझे डिटेल में पढ़ाना है। हाँ, क्लास लंबी होगी, हाँ सर 1 घंटे नहीं 1.5 घंटे का क्लास करेंगे, लेकिन इंट्रेंस क्रैक करेंगे। ये अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। बी मोटिवेटेड। इंट्रेंस क्रैक करवाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ के कॉन्सेप्चुअल पढ़ते चले जाओगे, इंट्रेंस क्रैक होना तय है। समझ में आया ना बच्चे? अब आ गया है वक्त किस चीज का? मैंने बताया था कि CUET ने कहा है केस स्टडी पूछेंगे। अब मैं सिर्फ 1 मार्क्स का MCQ नहीं करवाने वाला हूं, MCQ तो करवाऊंगा ही, पहले तो केस स्टडी पे आपका कमांड बनवाऊंगा अच्छे से, MCQ अपने आप कर लोगे। जब पहाड़ पे चढ़ना सिखा देंगे तो जमीन पे तो चल लेंगे ना सर, कोई मसला नहीं है। वक्त आ गया केस स्टडी का, आ गया है वक्त। क्वेश्चन पढ़ेंगे सर, एक केस स्टडी। अच्छा, केस स्टडी में क्या है, वैसे तो यहां थ्योरेटिकल भी पूछ रहा है। मैं आपसे, देखो मैं केस स्टडी क्यों सॉल्व करवा रहा हूं? मैं केस स्टडी सॉल्व करवाने का मकसद दिमाग खोलना है। आप जो पढ़े हो वो चीज क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है, कैसे ट्रैक करोगे भाई? केस स्टडी समझते हो, कोई भी कहानी दे देगा एग्जाम में, गारंटी नहीं होती है। लेकिन जब मैं आपका दिमाग खोल दूंगा ना, जब आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा, जब आपके अंदर समझने की हैबिट आ जाएगी, तो आप कोई भी केस स्टडी आराम से और सही करके आओगे। बच्चे प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आप ये मत देखो कि सर MCQ नहीं दिया। मेरे भाई, मुझे कॉन्सेप्ट पर आना है, MCQ सॉल्व अपने आप हो जाएगा। मैं 100 क्वेश्चन का लिस्ट लेकर आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं MCQ सॉल्व करवाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? एस लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग स्टील कंपनी है, यानी एस लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो क्या बनाती है बच्चे? मैन्युफैक्चर करती है, स्टील बनाती है। एट इट्स प्लांट इन इंडिया, उसका प्लांट इंडिया में, ठीक है। इट इज एंजॉयिंग अ ब्यूंट डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। अच्छा, और एस लिमिटेड की स्टील का डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, लोग खरीद रहे हैं। स्टील खरीदना मतलब एस लिमिटेड, स्टील खरीदना मतलब एस लिमिटेड। और इकोनॉमी ग्रोथ, यानी उनकी ग्रोथ भी, मार्केट में ग्रोथ भी बहुत है, 7 से 8% ग्रोथ। बहुत तेजी से बिजनेस ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से बिजनेस ग्रो कर रहा है। इट इज प्लानिंग, एस लिमिटेड ने प्लान किया कि क्यों ना हम सेटअप करें न्यू स्टील प्लांट। अच्छा, एक बात बताओ, जब आपके एक दुकान में 100 ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे, तो आप 2 दुकान खोलोगे मेरे भाई? 2 दुकान खोलेंगे? 2 दुकान से नहीं चलेगा तो 3 दुकान खोल देंगे। अरे खोल देंगे, जितना मन करेगा उतना। एस लिमिटेड के साथ भी वैसा ही हुआ। उसने, जब उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, तो उसने सोचा कुछ और स्टील प्लांट खोलते हैं। और उसके लिए पता चले, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट विल रिक्वायर अबाउट 5000 करोड़। पता चला कि बिजनेस और दुकानें खोलने के लिए 5000 करोड़ चाहिए। अगर हमें और प्लांट सेटअप करना है तो 5000 करोड़ रुपए चाहिए फॉर सेटिंग अप द न्यू प्लांट, नए मशीन, नए प्लांट को सेटअप करने, नई दुकान सेटअप करने में। और क्या, और एस लिमिटेड ने कहा, क्या कहा एस लिमिटेड ने, कि 500 करोड़ रुपए और चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। भाई, ये वर्किंग कैपिटल क्या है सर? वर्किंग कैपिटल मतलब होता है डे टू डे एक्सपेंस को करने के लिए। मतलब मेरी बात समझो, मेरी बात समझो बच्चे, यहां 2 तरह का खर्च की बात किया है। 5000 करोड़ चाहिए सर, किसके लिए? नए प्लांट को सेटअप करने के लिए। 500 करोड़ भी चाहिए, किसके लिए सर? वर्किंग कैपिटल के लिए, डे टू डे एक्सपेंस करने के लिए, छोटा मोटा खर्च करने के लिए 500 करोड़ चाहिए। अब एक बात बताओ मुझे भाई, क्या ये दोनों टॉपिक अभी जस्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया? रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने पढ़ाया था ना कि 2 चीजें डिसाइड करो,
क्या? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। कितना फिक्स एसेट चाहिए सर? 5,000 करोड़। कितना करेंट एसेट चाहिए सर? 500 करोड़। अपने आप आंसर आ रहा है। आप नहीं मानोगे, इतना कॉन्सेप्चुअल पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए नोट्स बना रहा हूं। ये मेहनत इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपका एंट्रेंस क्रैक हो जाए। अब मैं बस यही चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका एंट्रेंस क्रैक हो जाए। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। और बोर्ड एग्जाम में भी आप अच्छा क्रैक कर जाओगे। जब मैं अपने टाइम बिजनेस स्टडीज़ का पेपर दे रहा था, मुझे याद है वो दिन, मैंने बहुत मेहनत की, बस अल्लाह का करम है। मेहनत की, मैंने कोशिश की, बहुत वो किया। और मैं बताऊं कि क्वेश्चन एकदम केस स्टडी पढ़ा था, जैसे लगा पानी की तरह, एकदम हवा पानी होता है ना, पानी है पी लिए, बस वैसा लग रहा था। आपको भी लगेगा अगर आपने डेप्थ एनालिसिस किया तो। आगे बढ़े बच्चे, अगला टॉपिक पढ़े ना, बोलो ना, बोलो ना, अगला टॉपिक पढ़े ना। हाँ सर, पढ़ाइए ना। अब बच्चे, हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है अगला टॉपिक सर? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आखिर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते क्यों हैं? मकसद क्या है आपका सर? बताता हूं ना। चलो पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, तभी आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो पाएगा। एग्जांपल समझो। मान लो एक कंपनी ने कमाया 2,000 रुपए। एक कंपनी 2,000 रुपए साल का कमाई। जब वो 2,000 कमाएगी तो वो करेगी क्या उस पैसे से? बताओ ना, क्या करेगी भाई? जाहिर सी बात है, उस पैसे से वो आउटसाइड लायबिलिटी, यानी कोई बाहरी बोझ है, जैसे क्रेडिटर को देना है 500 रुपए, बिल्स पेबल को देना है 500 रुपए, ये लोग बाहरी बोझ है ना। क्रेडिटर मतलब जिससे उधार लिए हैं, बाहरी। बिल पेबल मतलब जिससे उधार सामान खरीदे थे, पैसा नहीं दिए तो बिल बना दिया। सबसे पहले अपने जो आप पैसा कमाते हो, उस कमाए हुए पैसे से अपने बाहरी बोझ को क्लियर करोगे, जो भी लायबिलिटी है आपका बोझ। फिर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दोगे, और ये सब काम करने के बाद जो पैसा बचेगा, यानी कि आप देखो 500 रुपए आपने क्रेडिटर को दे दिया, 500 बिल दे दिया, 500 एम्प्लॉय को दे, 1500 रुपए खर्च हो गए। आपके पास बचे कितने सर? बचा है 500 रुपए। ये 500 आप किसको दोगे? तो ये 500 दोगे असल में अपने कंपनी के ओनर को, अपने कंपनी के मालिक को। मालिक कौन सर? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन? जो आपके कंपनी में पैसा लगाता है लाइफ टाइम के लिए, जीवन भर के लिए। आपको वो पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है, यानी वो हमेशा के लिए जो पैसा लगा दिया जाता है। शेयर होल्डर कौन? जिनको वोटिंग राइट्स मिलता है, वो वोट दे सकते हैं, वो डायरेक्टर को चुन सकते हैं, वो कंपनी में इनडायरेक्टली तौर से आप मालिक हो जाते हैं, तो वो क्या है? शेयर होल्डर है। तो जो पैसा आखिरी में बचेगा, वो पैसा आप क्या करोगे? शेयर होल्डर को देने की कोशिश करोगे। समझ में आया ना अच्छे से? पहले आप जब पैसा कमाओगे तो पहले बाहर के लोगों का कर्ज अदा करोगे ना, कर्ज उसके बाद जो बचेगा वो मालिक लेगा। मालिक कौन है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन? जो शेयर में पैसा लगा रही है। शेयर में पैसा लगाने वाले को क्या मिलता है? प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। क्या लॉस होगा तो मिलेगा सर? नहीं मिलेगा। वोटिंग राइट मिलेगा? मिलेगा। हाँ, इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई पूछेगा आपसे, तो आप बोल देना कि सर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे बिजनेस में शेयर होल्डर है, जो हमारी कंपनी को संभाले हुआ है, जो हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, उनका वेल्थ मैक्सिमाइज हो। वेल्थ का मतलब क्या सर? उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है हमारे कंपनी में, चाहे 100 रुपए किया, चाहे 500 रुपए किया, चाहे 5,000 रुपए किया, उसकी वैल्यू बढ़ जाए, उसको उसमें हिस्सा मिले, उनको ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिले। मतलब सर अब एक टेक्निकल पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर को भरपूर पैसा मिल रहा है, आप इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि वो कंपनी इस सिचुएशन में है कि वो अपने आउटसाइड लायबिलिटी को भी देने की सिचुएशन में है, वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी देने की सिचुएशन में है, क्योंकि ये रूल है कि पहले बाहरी बोझ को दो, तब मालिक को पैसा दो। यानी अगर किसी कंपनी में शेयर होल्डर को भरपूर पैसा मिल रहा है, इसका मतलब यही तो निकलता है कि वो कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, उस कंपनी की प्रॉफिट बहुत जबरदस्त होगा, वो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो कंपनी बहुत अच्छा कमा रहा है, क्योंकि शेयर होल्डर को सबसे आखिरी में पैसा दिया जाता है। आपके पापा एक दिन घर आते हैं, आपको 1,000 रुपए देते हैं।
आप खुश हो गए। क्यों खुश हुए? क्योंकि आपके पापा ने आज बिजनेस में इतना कमाया, वो अपने बिजनेस का एक्सपेंस भी दे दिए, वो अपने बिजनेस के जो स्टाफ है उसको भी दे दिए, उसके बाद वो उनके पास इतना बच रहा है कि आपको भी 1000 रुपए दे दिए। आप खुश है सर। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूछेगा एग्जाम में, क्या लिखोगे? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है उस पर उनको बेनिफिट देना, उसकी शेयर की वैल्यू को बढ़ा देना। 10 रुपए का शेयर खरीदा था, आज उसकी वैल्यू 15 रुपए हो गई, कमाया कंपनी ने। और एक बात मैं बता दूं कि अगर शेयर होल्डर को पैसा भरपूर मिल रहा है तो उससे 4 चीज होगा अल्टीमेटली, अपने आप 4 चीजें होगा अल्टीमेटली होगा। मालूम है क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। भाई शेयर होल्डर को बेनिफिट मिल रहा है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट जबरदस्त हुआ है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितना भी फाइनेंस जो भी पैसा है वो सही जगह पे इस्तेमाल हुआ है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब यह पैसा हमारे बिजनेस में सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, शेयर होल्डर को अगर हम हिस्सा दे रहे हैं, शेयर होल्डर को शेयर पे वैल्यू बढ़ा के दे रहे हैं, शेयर होल्डर को बेनिफिट दे रहे हैं, इसका मतलब है कि मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ कैश। लिक्विड का मतलब होता है कैश, यानी कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट में कैश है, कंपनी ने कैश में पैसा कमाया है, कंपनी ने कैश मेंटेन किया है, कंपनी के पास कैश अवेलेबल है, तभी तो शेयर होल्डर को बेनिफिट दे रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? बोलो ना। और चौथा है मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विथ क्रेडिटर्स। इसका मतलब यह है कि आप शेयर होल्डर को जब पैसा दे रहे हो, बेनिफिट दे रहे हो, इसका मतलब साफ है कि आपने अपने क्रेडिटर को भी पैसा दिया होगा, क्योंकि रूल वही है कि जब तक क्रेडिटर को पैसा नहीं दोगे शेयर होल्डर को नहीं दे सकते। यानी आपने जो वादा किया था क्रेडिटर के साथ वो भी आपका पूरा हुआ है। तो क्लियर हो गया ना? यानी अगर शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है प्यारे बच्चे, उसके साथ साथ 4 काम और हो जाएगा अपने आप। बिजनेस में प्रॉफिट जबरदस्त हो रहा होगा, बिजनेस में जो फाइनेंस पैसा है वो सही से यूटिलाइज हो रहा है, सही से उपयोग हो रहा है, लिक्विडिटी, बिजनेस के पास भरपूर कैश है, अब जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है, जो फाइनेंशियल वादा किया क्रेडिटर से, वो भी पूरा हो रहा होगा। आ गया केस स्टडी। तैयार हैं आप सब? आर यू रेडी फॉर इट? यस सर। चलिए पहला केस स्टडी सॉल्व कीजिए। बोला द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, किस चीज से रिलेटेड कंसर्न है, क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बताओ ना। पहला बोला इफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। एक्विजिशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। याद करो पहला डेफिनेशन मैंने पढ़ाया था, शुरू में जाओ मेरे पीडीएफ का, मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा आपके साथ, मेरे पीडीएफ का पहला पेज उठाओ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 चीज करते थे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला क्या था? एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। एक्विजिशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, पैसे का इंतजाम करना। फिर था यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, पैसे को सही जगह इस्तेमाल करना, जमीन में, बिल्डिंग में, मशीन में, डेटर में, इन्वेंट्री में, स्टॉक में, रॉ मटेरियल में। फिर अगला पॉइंट है इफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। डिस्पोजल का मतलब होता है, सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को सही से बांटना, शेयर होल्डर को देना, एम्प्लॉय को देना, मैनेजमेंट को देना। इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव होगा। सारा ऑप्शन सही है, तीनों काम हमारे बिजनेस में होता है। दूसरा केस स्टडी पढ़ें? बोलो ना बच्चे। हाँ सर पढ़िए ना, पढ़िए दूसरा केस स्टडी पढ़ो। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट राहुल प्लान्स टू स्टार्ट हिज ओन होटल। राहुल नाम का एक लड़का है, होटल मैनेजमेंट का उसने कोर्स किया, कोर्स करके अपने घर आया तो बोला कि मैं भी अपना होटल खोलूंगा। ही प्लान्स टू हायर अ टीम ऑफ एक्सपर्ट। उसने प्लान किया कि मैं कुछ एक्सपर्ट मतलब होता है जानकार लोगों को अपॉइंट करूंगा, टू गिव हिज गेस्ट अ यूनिक एंड अनफॉरगेटेबल। अच्छा होता है ना कि आप जब बिजनेस करते हो तो आप कुछ 2-4-10 लोगों से राय लेते हो कि कैसे बिजनेस करें, कैसे हमारे बिजनेस में ग्रो होगा, कैसे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा, ये राय लेते हो। राहुल ने भी यही किया, एक्सपर्ट को अपॉइंट किया। अब राहुल का मकसद क्या है? यूनिक एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। यानी राहुल चाहता था कि हमारे होटल में जो कस्टमर है उनको एकदम अलग सा कुछ मिले, कुछ नया मिले। कीपिंग इन माइंड देयर बजट, राहुल ने अपने बजट को भी ध्यान दिया, यानी पैसा कितना उसका उसको भी ध्यान में रखा। बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस ही विजिटेड हिज होम टाउन टू टेक ब्लेसिंग ऑफ हिज फादर। अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो अपने पापा के पास गया, जो भी होम टाउन उसका, वहां पे अपने पापा से उसने दुआ लिया। क्या लिया? दुआ ली कि पापा मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, आप मुझे दुआ दीजिए। हिज फादर टोल्ड हिम दैट सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड। उसके पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, बिजनेस अगर करने जा रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारा बिजनेस सक्सेस कर जाए तो उसमें सबसे जरूरी बात क्या है?
हाउ वेल यू इन्वेस्टेड इन एसेट्स, यानी क्या मतलब यहाँ पे, यहाँ अंडरलाइन के उसको उस लाइन को पढ़ो, हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन एसेट्स, आपने एसेट्स में कितने अच्छे से पैसा लगाया है, यानी आपने वो एसेट्स खरीदा ना जिसकी आपको बिजनेस को जरूरत थी। आपने जमीन में कितना पैसा लगाया, बिल्डिंग में कितना लगाया, प्लांट में कितना लगाया, मशीन में कितना लगाया, कैसा मशीन खरीदा, सही मशीन था या नहीं मशीन, कैसे आपने एसेट्स में अच्छे से अच्छे पैसा लगाया। अच्छा, उसके पापा ने और क्या आइडिया दिया, and how timely and economically finance are arranged from outside और from within the business। और दूसरा उसके पापा ने कहा, और बिजनेस में एक चीज और याद रखना कि बिजनेस का अगर चाहते हो कि तरक्की हो जाए, चाहते हो कि बिजनेस में ग्रोथ हो जाए, चाहते हो कि बिजनेस बहुत अच्छा चले, तो उसमें यह भी जरूरी है कि कितना आसानी से आप पैसे का इंतजाम कर ले रहे हो। बात समझे, पैसे का इंतजाम भी करना है, कितनी आसानी से तुम पैसा इंतजाम कर रहे हो। बाहर से लेना पड़े, आउटसाइड बोला ना, आउटसाइड, बाहर से लोन लेना पड़े, लोन लो, अपने यहां से लेना पड़े, शेयर से पैसा लेना पड़े, शेयर से लो, अपना जमीन बेचना, अपने जमीन से, किस तरीके से तुम पैसे का इंतजाम करोगे ये भी मैटर करता है। और ये बात उनके पापा ने गाइड किया, ही शुड ऑलवेज स्पेंड टाइम इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और वो जब वहाँ से गया तो उसने दिमाग लगाना शुरू किया कि कहाँ कहाँ से हम पैसा का इंतजाम कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे वो पैसा हम खर्च करेंगे, ये टोटल चीज़ें दिमाग में है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको क्या बातें समझ में आ रही है, क्या बातें समझ में आ रही है, अब बताओ ना। यानी कि अब राहुल जब पापा से मिला तो पापा ने दो बातें कही। एक बात पापा ने यह कहा कि देखो बेटा, बिजनेस की तरक्की इस चीज पे डिपेंड करती है कि तुम कितना अच्छे से एसेट्स में पैसा लगाते हो। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कितना अच्छे से तुम पैसा अरेंज करते हो, इंटरनली और एक्सटर्नली, अंदर से या बाहर से, या लोन लेते हो या शेयर से पैसा लेते हो या अपना जमीन बेच देते हो। अगर ये दो चीजों पे तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारा बिजनेस तरक्की करेगा। क्या इसके पापा ने इनडायरेक्टली ये नहीं, इनडायरेक्टली इसके पापा कौन सा कॉन्सेप्ट समझा दिए इसको बता दिए, डिस्कस द एबव व्हिच हैज बीन फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए बिजनेस। इसके पापा ने कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझाया। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन चीजें आती है, क्या क्या, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। और इसके पापा ने कहा ना कि देखो बेटा, पैसे का इंतजाम करना सही सोर्सेज से, ये चीज तुम्हें फोकस करना होगा। तुम्हें इंटरनल पैसा चाहिए, एक्सटर्नल बाहर से या अपना पैसा चाहिए। तो उसके पापा ने इसको क्या गाइड किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में गाइड किया कि देखो बेटा, बिजनेस को तरक्की के लिए दो चीजें चाहिए, पैसे का इंतजाम होना चाहिए सही सोर्सेज से, डेब्ट से या इक्विटी से, और दूसरा चीज के पापा ने क्या कहा कि सही एसेट्स में पैसा लगाना। तो जब ये दो चीजें आ गया, और एक चीज और आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो क्या था बच्चे, वो ये था कि जो भी प्रॉफिट है उसको सही से बांटना। तो खैर इसके पापा ने ये सजेशन नहीं दिया, हम दे देते हैं, आप दे दीजिए। तो अगर ये दो तीन काम क्वेश्चन में दिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सर यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जा रहा है। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट तीन काम आता है, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, पैसे का इंतजाम करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस को सही जगह इस्तेमाल करना, और तीसरा क्या कि जो भी प्रॉफिट उससे कमाया उसको सही से बांटना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, पहला देखो, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेप्ट आइडेंटिफाई, जो कॉन्सेप्ट आपने आइडेंटिफाई किया उसका ऑब्जेक्टिव बताइए, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बताइए। तो अभी मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाया आपको। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए, यही तो ऑब्जेक्टिव है। और शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज होने का मतलब क्या है कि उस कंपनी में अच्छी प्रॉफिट होगी, अच्छी लिक्विडिटी, कैश अच्छा होगा, और जो भी क्रेडिटर है उनसे जो वादा किया हमने पैसा वापस करने का वो भी टाइम पे हो जाएगा। ये हमारा था कि स्टडी ध्यान से पढ़ना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, हाँ सर बढ़िए ना। अगला टॉपिक है फाइनेंशियल डिसीजंस। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप अब नए नए इंसान हो, बिजनेस करने आए हो, बोलो ना बिजनेस करने आए हो, तो आपको तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। एक है फाइनेंसिंग डिसीजन, मैं तीनों पे, फाइनेंसिंग, सबसे पहला काम पैसे का इंतजाम, कहां से करें पैसे का इंतजाम, और जब पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उस पैसे को कहाँ पे लगाना है, और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट आपने कमाया उसमें शेयर होल्डर को कैसे बांटना है। यही तीन काम बिजनेस में होता है। आप भी नॉर्मली बिजनेस करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले पैसे का इंतजाम करोगे, फिर उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करोगे, फिर उससे कमाओगे, उसको बांटोगे। ये तीनों डिसीजन हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करें, हाँ सर स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग में सबसे पहला काम, अंडर दिस वी हैव टू डिसाइड फ्रॉम वेयर वी कैन रेज फाइनेंस, पैसा कहां से लाए,
तो बच्चे पैसे लाने के दो तरीके हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ओनर्स फंड क्या होता है और बोरोड फंड क्या होता है? मुझे पैसे की जरूरत है, मैं चाहूं तो अपने पापा से ले लूं, मैं चाहूं तो बैंक से लोन ले लूं। जब मैं पापा से पैसा लूंगा तो वो मेरा ओनर्स फंड है, क्योंकि पापा तो अपने घर के हैं, उनको रिटर्न थोड़ी करना है, उनको वापस थोड़ी करना है, उनको कोई इंटरेस्ट थोड़ी देना है। हाँ, कुछ कमाऊंगा तो पापा को दे दूंगा, कमाई होगी तो देंगे, नहीं कमाई होगी तो पापा मांगेंगे भी नहीं। ये ओनर्स फंड है। बोरोड फंड बड़ा सख्त होता है, लोन ले लिए, बैंक से लोन ले लिया, बैंक ने इंटरेस्ट भी मांग रहा है, बैंक बोला 5 साल बाद मेरा पैसा भी वापस करो। तो भाई मेरे फाइनेंसिंग डिसीजन में अगर आपको पैसे की जरूरत है तो दो तरीके हैं, एक ओनर्स फंड है, दूसरा बोरोड फंड है। ओनर्स फंड में रिटर्न करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ओनर्स फंड का एग्जांपल दूं, शेयर। कंपनी में आपने कंपनी ने शेयर इशू किया, लोगों ने शेयर में पैसा लगा दिया। शेयर क्या होता है बताया था ना। शेयर क्या होता है कि कंपनी अपना डॉक्यूमेंट, कागज इशू करती है जिसमें कंपनी का साइन रहता है। ये कंपनी ने अपना डॉक्यूमेंट इशू किया और लोगों ने इस डॉक्यूमेंट को खरीदा, उसके बदले में कंपनी को पैसा दिया। मार्केट में इशू करती है, मार्केट में ऐसे ऐसे कागज, ये 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर, इस कंपनी अपना साइन करके इशू कर देगी मार्केट में, इशू कर देगी मार्केट में, इशू कर देगी मार्केट में। जब कंपनी ने मार्केट में इशू किया, लोगों ने खरीदा और कंपनी कहते देखो भाई पैसा आपकी वापस नहीं होगा, हाँ आप ओनर हो गए, आज से जिंदगी भर आपको हम डिविडेंड देंगे। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, लेकिन आपको पैसा वापस नहीं करूंगा मैं। शेयर याद रखना, शेयर में पैसा वापस नहीं होता ना, रिटर्न करने की जिम्मेदारी नहीं। ओनर फंड क्या है? पापा से लिया हुआ पैसा, अपना पैसा, मालिक हो गए आप। जिस किसी कंपनी में पैसा लगाते हो तो आप उतने के मालिक हो जाते हो। नो फिक्स्ड लायबिलिटी। भाई प्रॉफिट होगा तो कुछ हिस्सा दे देंगे और प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं। जो शेयर होल्डर को पैसा देते हैं ना, प्रॉफिट में जो हिस्सा देते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि वो तो मालिक है, उसको वोटिंग राइट मिलता है, वोट देने का अधिकार। कंपनी का ओनर होता है, शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो एक बार पैसा लगा लेता है और लाइफ टाइम के लिए लग जाता है। शेयर में जो पैसा लग गया सो लग गया, ठीक। अगर आपने गलती से लोन ले लिया, बोरोड फंड में लोन में फिक्स्ड लायबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, फिक्स्ड लायबिलिटी टू रीपे अमाउंट। यानी अगर आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट हर हाल में देना होगा, भले ही आपको लॉस हो रहा हो। और दूसरा ये है कि आपको एक समय बाद रीपेड अमाउंट, यानी कि पैसा भी वापस करना पड़ेगा। आपने बैंक से जितने का लोन लिया है वो पैसा वापस करना पड़ेगा मेरे भाई। तो ओनर्स फंड अच्छा है या बोरोड फंड अच्छा है, ये डिसाइड आपको करना होगा। फाइनेंसिंग डिसीजन में आपको डिसाइड करना होगा कि आपको ओनर फंड से पैसा चाहिए या बोरोड फंड से पैसा चाहिए। कैसे डिसाइड करेंगे? आपको शेयर से पैसा चाहिए या लोन से पैसा चाहिए? बहुत सारे पॉइंट है डिसाइड करने के, बहुत से तरीके डिसाइड करने के। आइए ना देखते हैं। पहला तरीका, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। कैसे डिसाइड करेंगे, ओनर फंड या बोरोड फंड? लॉजिकली बात करेंगे। पहला, शेयर से पैसा लेना है, बैंक से लोन लेना है, डेब्ट लेना है या इक्विटी लेना है। डेब्ट मतलब कर्ज, लोन, इक्विटी मतलब शेयर। डेब्ट लेना है या इक्विटी लेना है, डेब्ट लेना है या इक्विटी लेता है, कैसे डिसाइड करेंगे? पहला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। अच्छा, रिस्क के बेसिस पे बताओ कौन बेहतर है? आपको मालूम है बोरोड फंड में बहुत ज्यादा रिस्क है। एक तो आपने लोन ले लिया तो इंटरेस्ट देना होगा हर हाल में, भले ही आपको लॉस हो रहा हो। और अगर आपने लोन ले लिया तो आपको रीपे करना होगा प्रिंसिपल अमाउंट। आज नहीं तो कल आपको प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करना पड़ेगा। आपने 5 लाख बैंक से कर्ज लिया है, वापस लौटाना पड़ेगा। रिस्क के बेसिस पे आपका बोरोड फंड बहुत डेंजरस है। इंटरेस्ट देने की जिम्मेदारी, पैसा वापस करना। आपको मालूम है बहुत से किसानों ने लोन लिया था और वो खुदकुशी कर लिए, सुसाइड कर लिए, क्योंकि बेचारे इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे थे, सूद नहीं भर पा रहे थे। जब खेती अच्छी नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं हुई, बैंक ने कर्ज मांगा, कर्ज वापस करने की कंडीशन में थी, सुसाइड कर लिए बेचारे। तो रिस्क के बेसिस पे कभी भी लोन मत लेना, शेयर ले लेना। शेयर में लोग पैसा लगाएंगे, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे मेरे भाई। शेयर में ठीक है वो ओनर बन जाता है, लेकिन प्रॉफिट होने पे उसको मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम उसको नहीं देंगे डिविडेंड। और शेयर में पैसा वापस नहीं करना होता है, लाइफ टाइम के लिए कंपनी में पैसा लग जाता है। समझ में आ गया ना? अच्छा, दूसरा कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी की कैश फ्लो अच्छी है, कैश फ्लो समझते हो, यानी कंपनी अपना पूरा बिजनेस कैश में कर रही है, उसको कैश की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपनी को कैश की कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, तब वो इजीली चाहे तो बोरोड फंड ले सकता है, यानी लोन ले सकता है। कैश की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश भरपूर है तो इंटरेस्ट पे करेगा।
अच्छा, लोग ना बोरो फंड मालूम लोन क्यों लेना चाहते हैं? देखो, लोन लेने में बड़ी आसानी, बैंक के पास गए, बैंक से बोले भैया लोन दे दो, बैंक ने थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट देखा, कागज़ देखा, कुछ सिक्योरिटीज़ गिरवी रखी और दे दिया लोन। तो अगर तुम्हारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, तुम्हारे पास कैश की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश भरपूर है तुम्हारे पास, तो तुम इंटरेस्ट पे कर लोगे। जब इंटरेस्ट पे कर लोगे तो तुम इजीली लोन ले सकते हो। तीसरा है कंट्रोल कंसिडरेशन। सपोज करो एक कंपनी है, उसमें 10 शेयर होल्डर पहले से हैं और वो 10 शेयर होल्डर चाहते हैं कि हमारे पास कंप्लीट कंट्रोल हो, पूरा पावर हमारे पास हो। नहीं समझे? यानी वो 10 शेयर होल्डर चाहते हैं कि अब कोई नया शेयर होल्डर नहीं आए, क्योंकि शेयर होल्डर आएगा तो मालिक बनेगा। तो अगर वो शेयर होल्डर चाहते हैं कि उस कंपनी का कंट्रोल सिर्फ उन्हीं 10 लोगों के पास हो, सारा डिसीजन वही 10 लोग ले, सारा काम वही 10 लोग करें, सारा पावर उन्हीं 10 के पास हो, तो वो कंपनी के शेयर होल्डर कभी नहीं जाएंगे कि वो शेयर इशू करे मार्केट में। कंपनी कभी भी शेयर मार्केट में इशू करेगी ही नहीं। कंपनी कहेगी लोन ले लो। लोन में कोई मालिक तो नहीं ना बनता है भाई, लोन क्या है, कर्ज है, लिए वापस कर देंगे। शेयर में तो मालिक बन जाता है, हमेशा के लिए पैसा लग जाता है, हमेशा प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं कंपनी पे, तो वो कभी भी शेयर नहीं इशू करेंगे। शेयर इशू करेंगे, कुछ और शेयर होल्डर आ जाएंगे, पहले 10 मालिक थे, फिर 20 मालिक हो जाएंगे, 50 मालिक हो जाएंगे। चूंकि वो कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं, वो कंप्लीट कंट्रोल मतलब वो पूरा कंट्रोल चाहते हैं, तो वो कभी भी क्या करेंगे बच्चे, ध्यान समझना, वो कभी भी शेयर इशू नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या सोचेंगे कि लोन ले लो, फ़ायदे का सौदा होगा। समझ में आया कि नहीं? बोलो ना। हाँ सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ें? हाँ सर, बढ़िए ना। तो समझ में आया? रिस्क के बेसिस पे बताओ, मैं पूछ रहा हूँ कौन बेहतर है? सर रिस्क के बेसिस पे सर बोरोड फंड नहीं सर, लोन नहीं सर, लोन में इंटरेस्ट भी देना है सर शेयर ले लीजिए सर, वो सही है। कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, हाँ सर तब लोन ले सकते हैं, आसानी से लोन मिल जाएगा, कैश हमारे पास भरपूर है, जाके लोन ले लेंगे। कंट्रोल कंसिडरेशन, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वांट्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर कंपनी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहते हैं पूरा कंट्रोल उन्हीं के पास रहे, तो शेयर मत इशू करना, वरना और शेयर होल्डर आ जाएंगे, उनके पास भी वोटिंग राइट होगा, वो भी हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हो जाएंगे। तो शेयर इशू करोगे तो ये लफड़ा है, ये नुकसान हो। नहीं समझ में आया? अच्छा, चौथा है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है पहले मैं समझाता हूँ। देखो, अगर आप शेयर इशू करो मार्केट में या लोन लो, छोटा मोटा खर्च तो करना पड़ेगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि आप अपनी कंपनी का शेयर मार्केट में इशू करो, तो थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट करोगे, कुछ ब्रोकर रखोगे जो तुम्हारा शेयर बिकवाएगा। बोलो एडवर्टीज। अच्छा, कुछ प्रोस्पेक्टस इशू कर। प्रोस्पेक्टस मतलब समझो, कंपनी मतलब कभी स्कूल में एडमिशन लेने गए तो एडमिशन का एक प्रोस्पेक्टस मिलता है कि हमारे स्कूल की फीस ये है, फैसिलिटी ये है, आप हमारे स्कूल में इतने बच्चों ने टॉप किया है। प्रोस्पेक्टस में सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। उस तरीके से कंपनी भी जब शेयर इशू करती है तो कुछ प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें कंपनी का सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब समझो, अगर आप शेयर लेने जा रहे हो, शेयर इशू करने जा रहे हो या लोन लेने जा रहे हो, कोई छोटा मोटा जो खर्च होता है जो, या वो प्रोस्पेक्टस पे हो, शेयर लेने जा रहे हो तो प्रोस्पेक्टस, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, बुलेटिन, ब्रोचर इशू करना होगा, ब्रोकर को कमीशन देना होगा कि भाई शेयर बिकवा दो मेरा, और एक छुप गया यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। और जब ये सब काम करोगे तो खर्च होगा। तो फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है जो छोटा मोटा खर्च होता है शेयर इशू करने में या बैंक से लोन लेने में। बैंक से लोन लेने में क्या खर्च होगा भाई? कुछ जीरोक्स वगैरह करवाना पड़ेगा, कुछ बैंक के कागज वगैरह बनवाने, कुछ एफिडेविट वगैरह बनवाना पड़ेगा। अब इस बेसिस पे मुझे बताओ, डेब्ट ले कि इक्विटी ले, कर्ज ले कि शेयर? याद रखना, शेयर में फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत हाई होता है। बैंक से कर्ज लेने जाओगे, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट लेगा, कर्ज दे देगा। शेयर इशू करने के लिए मार्केट में एडवर्टीजमेंट करोगे, ब्रोकर को रखोगे, कमीशन दोगे, प्रोस्पेक्टस बनवाओगे, इसमें बहुत खर्च होगा। तो फ्लोटेशन कॉस्ट के बेसिस पे तो डेब्ट बेहतर है, कर्ज ले लो, शेयर में बहुत लफड़ा है। क्लियर है? पांचवा है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर किसी कंपनी का ह्यूज ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, यानी अगर कोई कंपनी ऐसा है जिसका डेली का खर्चा बहुत ज़्यादा है, रोज होने वाला खर्चा, रॉ मटेरियल खरीद रहा है, लेबर को वेजेस देना है, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, अगर किसी कंपनी का ये खर्च बहुत ज्यादा है तो वो कंपनी कभी भी लोन नहीं ले सकती, क्योंकि जब उसका डेली का खर्च इतना ज्यादा तो इंटरेस्ट कहां से देगी?
तो अगर किसी कंपनी का फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, यानी डेली बेसिस पे होने वाला एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो कंपनी लोन नहीं लेगी। इंटरेस्ट कहाँ से देगी? वो कंपनी सोचेगी शेयर ले लो भाई, प्रॉफिट होगा तो हिस्सा दे देंगे, डिविडेंड नहीं होगा तो नहीं देंगे। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट समझ में आया? यानी कंपनी का अगर डेली बेसिस पे होने वाला खर्च बहुत ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा बताओ कि कंपनी कभी भी लोन नहीं लेगी। रोज़ का खर्च हमारा इतना है कि हम कहाँ से इंटरेस्ट भरेंगे। छठवां है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब होता है सिंपल, जहाँ पे जिस मार्केट में कंपनी शेयर वगैरह इशू कर रही है उसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका एरिया है मुंबई दिल्ली, यहाँ पे कंपनी के बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, यहाँ पे मार्केट में कंपनी शेयर वगैरह इशू करती है, सब कैपिटल मार्केट हो जाएगा। या जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी बैंक्स है, बड़े बड़े ब्रोकर्स है, ये सब हमारे कैपिटल मार्केट के अंदर आते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, अगर मार्केट की सिचुएशन अच्छी है, स्टेट मतलब सिचुएशन कैसी है? कोरोना का टाइम चल रहा है, सुनो कोविड का टाइम है, क्या कोविड के टाइम में कोई कंपनी शेयर इशू करेगी? लोग खरीदेंगे? लोगों के पास पैसे नहीं है, कहां से इन्वेस्टमेंट होगा भाई? जब लोगों के पास पैसे ही नहीं तो इन्वेस्ट कहां से होगा? पॉसिबल है? नहीं सर। तो इफ द सिचुएशन ऑफ मार्केट इज इन बूम, अगर मार्केट की सिचुएशन बूम है, बूम का मतलब होता है बहुत अच्छा है, तो आप शेयर इशू कीजिए ना। लोगों के पास पैसे है, कोविड का टाइम नहीं है, शेयर इशू करो, लोग खरीदेंगे। लेकिन अगर मार्केट की सिचुएशन रिसेशन है, रिसेशन समझते हो? अगर मार्केट की सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत बुरा है मार्केट की सिचुएशन, मेरे भाई भूल से भी नहीं इशू करो शेयर, ना मेरे भाई, ना भूल से भी शेयर इशू करने की कोशिश मत करो। रिसेशन चल रहा है, मार्केट की सिचुएशन खराब है, लोगों के पास पैसे नहीं, जेब में पैसे नहीं, शेयर इशू करोगे कोई नहीं खरीदेगा। लोन ले लो, बैंक से लोन ले लो, मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? पहले तो यही पूछो समझ में आया कि नहीं, बोलो ना, बोलो समझ में आया ना, समझ में आया ना? हाँ सर समझ में आया। मैं जल्दी से रिवीजन करवाता हूँ। फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि आपको पैसे का इंतजाम करना है। पैसे के इंतजाम करने के दो तरीके, डेब्ट और इक्विटी। डेब्ट का मतलब कर्ज, इक्विटी का मतलब शेयर। तो अगर रिस्क के बेसिस पे देखेंगे तो रिस्क के बेसिस पे प्यारे बच्चे डेब्ट बहुत महंगा होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट देना हो, हर हाल में देना होगा और आपको पैसा भी वापस करना पड़ेगा। तो इस केस में शेयर लेंगे। कैश फ्लो पोजीशन, अगर बिजनेस में कैश का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इजीली डेब्ट ले सकते हो, लोन ले सकते हो, इंटरेस्ट भर दोगे, वरना तो शेयर लो। कंट्रोल कंसिडर, अगर किसी का कंट्रोल हो बिजनेस में और किसी का कंट्रोल ना हो, वो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, पूरा डिसीजन उनके, तो वो और शेयर होल्डर को नहीं लाना चाहेंगे, क्योंकि और शेयर इशू नहीं करना चाहेंगे, बल्कि वो लोन ले लेंगे। उसके बाद है फ्लोटेशन कॉस्ट। शेयर इशू करना या लोन लेना जो छोटा मोटा खर्च होता है उसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। शेयर इशू करने में बहुत ज़्यादा छोटा मोटा खर्च होता है। प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, कमीशन ब्रोकर को दोगे, प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, तो इस केस में बेहतर है कि लोन ले लो। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, डेली बेसिस पे होने वाला, कंपनी में डेली बेसिस पे होने वाला खर्च। कंपनी में डेली बेसिस पे होने वाला खर्च अगर बहुत ज़्यादा है, रोज रॉ मटेरियल का खर्चा, बिजली बिल, ये सब बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो झूठ मूठ का शेयर डेप्ट लोन नहीं ले पाओगे, क्योंकि इंटरेस्ट दे नहीं पाओगे। सारा खर्चा तो तुम्हारा रोज हो जा रहा है डेली बेसिस, तो शेयर ले लो। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, मार्केट की सिचुएशन भी देखो, इन्वेस्टर की सिचुएशन भी देखो। अगर इन्वेस्टर की सिचुएशन, मार्केट की सिचुएशन बूम है, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, शेयर इशू करो, लोग खरीदेंगे भाई। मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है, सिचुएशन अच्छी नहीं है, कौन लगाएगा पैसा? लोन ले लो। अब आता है दूसरा है, वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है मेरे भाई? बताओ ना क्या होता है। अब मैं बताऊं? हाँ सर बताइए। अब पैसे का इंतजाम हो गया, चाहे शेयर से हुआ या लोन से हुआ, उससे हमें मतलब नहीं है, पैसे का इंतजाम हो गया। अब क्या करेंगे? अंडर दिस वी हैव टू डिसाइड वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट। पैसे का इंतजाम हुआ है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ये डिसाइड करेंगे खर्च कहाँ करें, कहाँ खर्च करें सर। तो खर्च करने के दो तरीके हैं आपके बिजनेस में, या तो आप फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च करोगे या तो आप करंट एसेट्स पे खर्च करोगे। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है सर? जमीन पे खर्च करो, बिल्डिंग पे खर्च करो, मशीन पे खर्च करो, ये फिक्स्ड एसेट्स है। करंट एसेट्स क्या होता है? डेटर पे खर्च करो, स्टॉक पे खर्च करो, कैश का इंतजाम करो। जो छोटा मोटा खर्च है उसको करंट एसेट्स में होता है। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब बड़े खर्चों को बोलते हैं।
नहीं समझ में आया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मेरे बच्चे दो जगह खर्च होता है, एक फिक्स एसेट्स पे और दूसरा करंट एसेट्स पे। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन? अगर आपके पास पैसे का इंतजाम हो गया है तो आप ये डिसाइड करो कि आप वो पैसा कहां पे लगाओगे। या तो जमीन बिल्डिंग में लगाओगे, या तो स्टॉक में लगाओगे, कैश कुछ रखोगे अपने बिजनेस में डेली एक्सपेंस करने के लिए, कुछ उधार सामान बेचोगे, यही सब खर्च करना होता है। तो फिक्स एसेट्स में भी खर्च करना जरूरी है और करंट एसेट्स में भी, यानी बिजनेस में जमीन बिल्डिंग भी जरूरी है, रॉ मटेरियल स्टॉक भी जरूरी है। ये समझ में आ गया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझ में आ गया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो चीजें आता है, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। एक पॉइंट और याद है, एग्जाम में आएगा, द डिसीजन टेकन रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स ओनली कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या मतलब है सर? अगर हम अपने बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड मामला देख रहे हैं, यानी अगर अभी हम बैठ के सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा लगाना है, तो इस डिसीजन को हम लोग बोलेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन। नहीं समझे भाई मेरे? पैसा दो जगह लगा सकते हैं हम लोग, फिक्स एसेट्स में भी और करंट एसेट्स में। अगर दोनों का साथ में डिसाइड कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा। और अगर सिर्फ फिक्स एसेट्स के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ ये सोच रहे हो कि फिक्स एसेट्स में कितना पैसा लगाना है, जमीन कितने का खरीदना है, बिल्डिंग कितने का खरीदना है, मशीन कितना है, तो ऐसे डिसीजन को कैपिटल बजटिंग डिसीजन करेंगे। और जब दोनों से रिलेटेड डिसीजन एक साथ लेंगे तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहेंगे। बात समझ में आए? प्यारे बच्चे थोड़ा सा पानी पिलाना मुझे। इसका मतलब क्या है सर? द डिसीजन टेकन रिगार्डिंग फिक्स एसेट, हाँ मैं बता रहा था, ये फिक्स एसेट और करेंट एसेट अगर दोनों में पैसा लगाने की बात आएगी तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाएगा। और सिर्फ फिक्स एसेट्स के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो इसको हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं। क्लियर है? अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दोनों आता है और कैपिटल बजटिंग में सिर्फ फिक्स एसेट्स। अब आप कैसे डिसाइड करोगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन? कैसे लोगे? व्हाट आर द फैक्टर्स? कैसे डिसाइड करोगे कहां पैसा लगाना है, कितना लगाना है, कैसे 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 डिसाइड करोगे? बताओ ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर समझ में आ रहा है, बताइए ना। पूछे? हाँ सर पूछिए ना, पूछते हैं। पहला पॉइंट है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन, बात समझ में आ गई? दोनों में डिफरेंस है। कैसे डिसाइड करोगे कहां इन्वेस्ट करना है? तो कहता है कैश फ्लो ऑफ जी प्रोजेक्ट, कहता है इन्वेस्ट करो पैसा वहीं पे जहां से भरपूर कैश में प्रॉफिट हो रहा हो। आज के जमाने में इतना ज्यादा लोग उधार बिजनेस कर रहे हैं कि सर पकड़ के बैठ जा रहे हैं। बिजनेस कहते हैं नहीं भैया, पैसा यार वहीं पे लगाओ जहां पे तुम्हें कैश में प्रॉफिट हो, यानी उस बिजनेस में पैसा लगाओ जहां भरपूर तुम्हें कैश मिले। उधार बिजनेस मत करो, कैश भरपूर मिले तो बिजनेस करो वरना मत करो। आज का जमाने का डिमांड है ऐसे बिजनेस में पैसा लगाओ। इन्वेस्ट इन ओनली दोज प्रोजेक्ट वेयर वी कैन इजीली जनरेट मनी इन कैश फॉर्म टू मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट। जब तक आपके बिजनेस में कैश के फॉर्म में पैसा नहीं आएगा, डेली का खर्च कहां बियर करोगे? तो पहला पॉइंट याद रखना, पैसा वहीं पे इन्वेस्ट करना जहां तुम्हें भरपूर कैश में पैसा मिले ताकि रोज के खर्चे आप बियर कर सको। दूसरा पॉइंट कहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब है? कहता है कि पैसा उस प्रोजेक्ट में लगा जहां भरपूर रिटर्न मिले। अगर प्रोजेक्ट ए में 10% रिटर्न मिल रहा है और प्रोजेक्ट बी में 20% रिटर्न मिल रहा है तो प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करो। अगर शुगर की इंडस्ट्री में 10% कमाई है और मोबाइल की इंडस्ट्री में 20% कमाई तो मोबाइल में पैसा लगाओ ना जहां रिटर्न ज्यादा मिले। तीसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। कहता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी पैसा लगाने से रिलेटेड मामला सिर्फ ये नहीं देखो, खाली अभी दो चीज हम लोगों ने पढ़ा ना, एक तो कैश फ्लो पोजीशन और एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिर्फ यही दोनों जरूरी नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब है कि अगर आप कहीं पे पैसा लगाओ तो और भी बहुत से क्राइटेरिया को देखो। जैसे मान लो आप एक ओपन कर रहे हो शुगर केन इंडस्ट्री, गन्ने की इंडस्ट्री आपने खोला। अब जब गन्ने की इंडस्ट्री कहीं पे लगाओगे जहाँ से चीनी बनेगा तो वहाँ पे तुम देखोगे ना कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, हमारा ट्रक पहुँच जाएगा ना इंडस्ट्री तक, गन्ना लेके पहुँच जाएंगे ना, रॉ मटेरियल इजीली मिल रहा है ना, लेबर वहाँ पे अवेलेबल है ना। ये सारा क्राइटेरिया देखो, अगर ये सब मिले तो इन्वेस्ट करो पैसा वरना मत करो। जैसे आप बिजनेस जब खोलते हो कहीं पे तो आप देखते हो ना कि कस्टमर वहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ पे रोड कैसा है, डैम कैसा है, पानी का इंतजाम कैसा है, बिजली का इंतजाम कैसा।
तभी ना वो, जैसे आपको अगर रेंट पे किसी घर में रहना है तो आप वहाँ पे क्या क्या देखते हो कि घर अच्छा हो, पानी का इंतजाम अच्छा हो, बिजली अच्छा हो, लाइटिंग अच्छा हो, माहौल अच्छा हो, तब ना वहाँ। तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब होता है पैसा वहीं इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको सारा फैसिलिटी मिले। अब अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बहुत ध्यान से लेना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है इसका। पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आपको मालूम है कि आपके बिजनेस का फ्यूचर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे डिपेंड करता है। आपने अगर मशीन में पैसा लगा दिया, जमीन में पैसा लगा दिया, फैक्ट्री में पैसा लगा दिया, तो आपकी पूरी फ्यूचर तो उसी पे डिपेंड करेगी ना। अगर एक स्टूडेंट बीटेक से इंजीनियरिंग कर रहा है और उसने अपनी इंजीनियरिंग पे 10 लाख रुपए लगा दिया, तो उसकी फ्यूचर ग्रोथ किस पे डिपेंड है, इंजीनियरिंग पे ना। अब आगे चल के इंजीनियर ही ना बनेगा, उसको उसी फील्ड में ना कमाना है, अर्निंग करना है। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब भी लीजिए सोच समझ के लीजिए, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ, फ्यूचर का ग्रोथ डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। प्यारे बच्चे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, यानी आप अगर फ्यूचर में कितना कमाओगे, फ्यूचर में आप कितनी फैक्ट्री खोलोगे, कितनी मशीन चाहिए, कितनी जमीन चाहिए, ये सब कुछ सोच समझ के डिसाइड करो, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो इसी पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल है, एक फैक्ट्री ओपन, अगर हम कोई फैक्ट्री खोलते हैं तो हम मशीन चाहिए, जमीन चाहिए, प्लांट चाहिए। इट विल हेल्प इन प्रोड्यूसिंग शुगर। जब ये सब चीज होगा तभी हम, अगर शुगर केन की इंडस्ट्री खोले, गन्ना चीनी बना रहे, इट विल जनरेट इनकम, और वही शुगर केन की इंडस्ट्री शुगर बनाएंगे, शुगर से इनकम होगा। तो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर डिपेंड करता है, सोचकर ध्यान से। दूसरा है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। मेरे भाई इन्वेस्टमेंट में दो रुपये और 10 रुपये की बात नहीं होती मेरे भाई। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग लाखों लाख रुपए लगाते हैं मेरे भाई, लाखों लाख रुपए लगाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है मेरे भाई, छोटा मोटा पैसा नहीं लगता है। तो जब इतना सारा पैसा लगाओ तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, केयरफुली लेना जरूरी है ना। 10 लाख 20 लाख रुपए लगता है, ऐसे ही नहीं बिजनेस हो जाता है। तीसरा रिस्क इन्वॉल्व, और जब पैसा ज्यादा लगा है तो रिस्क भी बड़ा होगा। आपको मालूम है कि अगर आपने 10 लाख रुपए एक फैक्ट्री में लगा दिया और वो फैक्ट्री नहीं चली, आपको 10 लाख रुपए का नुकसान होगा। इट हैव अ बिगर रिस्क, इसलिए बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। भरपूर लॉस हो जाएगा अगर सही डिसीजन नहीं हुआ तो। और लास्ट पॉइंट है इरिवर्सिबल डिसीजन। इरिवर्सिबल का मतलब होता है एक बार आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया मेरे भाई साकिब साहब, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया, यानी क्या मतलब है इसका, यानी अगर एक बार आपने पैसा लगा दिया अपने बिजनेस में, आपने एक मशीन, एक प्लांट, एक जमीन में पैसा लगा दिया, इट कांट रिवर्स बैक, वापस डिसीजन नहीं कर सकते हो। आपने 10 लाख रुपए लगा दिया, आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं अरे अरे गलती हो गई, नहीं नहीं आप कुछ और करेंगे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा मेरे भाई। मामला हाथ से निकल गया, बहुत दुख के साथ निकल गया। सोचो समझो, जल्दी में डिसीजन मत लो, इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचो मेरे भाई। अब है लास्ट टॉपिक आज का, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, पैसे का इंतजाम किए, फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसे को इन्वेस्ट किए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डिविडेंड का मतलब होता है कि आप जब बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट कमाओगे, तो उस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। सपोज करो कि आपके शेयर होल्डर ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया, शेयर खरीदा। अंडर दिस वॉट एवर द प्रॉफिट इज जनरेटेड बाय द फर्म हैव टू बी गिवन टू शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। आपने जो कुछ भी कमाया है, क्या कमाया है, मुनाफा कमाया है, तो आपके शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया था आपके बिजनेस में, उनका भी तो कुछ हक बनता है, उनको भी तो कुछ हिस्सा दोगे उसमें, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को दिया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को दिया जाता है। डिविडेंड डिसीजन में डिसाइड करोगे कितना डिविडेंड देना है, कैसे डिसाइड करोगे कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा देना है, नहीं देना, दे कि ना दे, डिक्लेयर करे कि ना करे। पहला पॉइंट है अर्निंग। अगर फर्म की अर्निंग अच्छी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड शेयर होल्डर को देंगे। ले भैया कमा लो, ओनर है, ज़्यादा कमाई होगी तो ज़्यादा देंगे, नहीं होगी कमाई तो नहीं भी देंगे, सीधी सी बात है। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, यानी अगर कोई कंपनी रेगुलर बेसिस पे कमा रही है, स्टेबल स्थिरता है, हमेशा रेगुलर बेसिस पे कमा रही है, तो वो कंपनी सोचती है कि हम रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड भी दें। अगर कंपनी, जैसे कि लॉकडाउन में जब स्कूल बंद हो गए तो टीचर को सैलरी मिलना बंद हो गया,
अब बेचारे स्कूल वाले भी नहीं कमा रहे तो टीचर को भी नहीं कमाई हो रही थी, और जब स्कूल वाले रेगुलर बेसिस पे कमाते हैं तो टीचर को भी सैलरी मिलता है। उसी तरीके से जब कंपनी रेगुलर बेसिस पे कमाएगी तो रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देगी, और जब कंपनी रेगुलर बेसिस पे नहीं कमाएगी तो रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। तीसरा पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन, यानी अगर आपके बिजनेस में कमाई तो हो रही है बट कैश में नहीं हो रही, उधार हो रही है। मार्केट में पैसा फंसा है, हाँ लेना है 10 लाख लेना है, कहां से डिविडेंड दोगे जब कैश में नहीं है वही कमाई। आज के ज़माने में यही तो हो रहा है, सारा कमाई उधार ही हो रहा है। कमा तो रहे लोग लेकिन सब मार्केट में फंसा है। जब मार्केट में सारा पैसा फंसा रहेगा तो कहां से आप डिविडेंड दोगे। प्रॉफिट है मार्केट में, 2 लाख रुपए कमाए हैं, पैसा नहीं, पैसा तो नहीं है क्योंकि फंसा, कोई दिया नहीं वापस। तो कैश फ्लो पोजीशन का मतलब अगर बिजनेस में कैश की पोजीशन अच्छी है तो कंपनी क्या करेगी, दे विल डिक्लेयर डिविडेंड, तो वो ज़्यादा डिविडेंड देगी, प्रॉफिट में हिस्सा देगी। कैश ही में नहीं है तो नहीं देगी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अब सपोज करो कि कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाया, लेकिन जब 1 लाख रुपए कंपनी ने कमाया तो कंपनी क्या देख रही है कि मार्केट अभी बहुत अच्छा चल रहा है, गजब का ग्रोथ है, गजब की सेल हो रही है, इतना ज्यादा भीड़ है मार्केट में, इतना ज्यादा लोगों का डिमांड है कि क्या बताएं क्या डिमांड है। कंपनी बोलती है कि अभी डिविडेंड मत लो, अभी जो पैसा कमाए उसको फिर से बिजनेस में लगा दो और ज्यादा कमाते हैं। भाई बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस में बहुत ज्यादा कमाई हो रही है, और जब बिजनेस में बहुत ज्यादा कमाई हो रही है तो अभी अपना पैसा डिविडेंड मत लो डिविडेंड, रुक जाओ, सब्र करो, वो पैसा फिर से बिजनेस में लगा दो। अभी बिजनेस चल रहा है, बड़ा चंगा चल रहा है, बड़ा तेजी से चल रहा है बिजनेस। तो इफ मार्केट इज इन गुड कंडीशन देयर इज चांसेज ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, में फ्यूचर का ग्रोथ का चांसेज होता है, दे डू नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। वो प्रॉफिट अभी नहीं बांटेगी बल्कि उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देगी उसी बिजनेस में, ताकि फ्यूचर में 2 गुना 3 गुना 4 गुना कमाए। अगर मार्केट में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, पैसे बांटो मत, पैसे को वापस से बिजनेस में लगा दो और ज्यादा कमाओ। यही उसूल है बिजनेस का, यही फंडा है बिजनेस का। समझ में आया? हाँ सर। 5वां स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। क्या मतलब है सर? बहुत सारी कंपनी ऐसा सोचती है कि यार किसी साल हम ज़्यादा डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर को, किसी साल कम दे रहे हैं, किसी साल दे ही नहीं रहे। भाई प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा दे दिए, प्रॉफिट कम हुआ तो कम दे दिए, और प्रॉफिट नहीं हुआ तो दे भी नहीं किए। इससे क्या होता है ना, शेयर होल्डर बड़े नाराज हो जाते हैं, अरे यार शेयर में पैसा नहीं लगाएंगे ना, हमसे नहीं हो पाएगा शेयर में पैसा। भाई कभी कभी बहुत मिलता है, कभी मिलता ही नहीं है। तो कंपनी ने दिमाग लगाया, मालूम क्या दिमाग लगाया? कंपनी ने सोचा कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, कम हो या ना हो, हम एक डिविडेंड फिक्स कर देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 4 एम्प्लॉई हैं, हमने सोचा यार कम से कम 5-5 हज़ार चारों को हम देंगे। जिस साल प्रॉफिट ज्यादा होगा तब भी 5 ही हज़ार देते हैं, और जो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसको हम रिजर्व बना लेते हैं। क्यों? किसी साल लॉस भी तो होगा, किसी साल कम भी तो प्रॉफिट होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब है कंपनी की ये पॉलिसी होती है कि हम अपने शेयर होल्डर को रेगुलर बेसिस पे हर साल डिविडेंड देंगे, भले ही हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो, कम हो या ना हो। वो कंपनी कैसे करती है ये काम? जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी उसमें से सारा नहीं बांटती, कुछ रिजर्व बना लेती है, ताकि जब अगले साल कम प्रॉफिट होगा तो उसी में से वो दे देगी। यानी स्टेबिलिटी बनाती रहती, ताकि शेयर होल्डर जो है वो हमसे खुश रहेंगे। नहीं समझे? जैसे बहुत से लोग ये सोच के होते हैं ना कि यार आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, अब आपके मालिक आपसे बोले कि ऐसा है कि तुम्हारी सैलरी जो है, जिस साल हम अच्छा कमाएंगे तो अच्छी सैलरी देंगे और नहीं कमाएंगे तो नहीं देंगे। अब एक साल तुमको बहुत अच्छी सैलरी दी है, दूसरे साल कंपनी कमाई नहीं तो नहीं दिया। आप परेशान हो, भाई घर चलाना है, फैमिली है, घर पे बच्चे हैं, सबको मैनेज करना है। आपने कंपनी से कहा कि देखो भाई हमको बहुत पैसा मत दो, एक काम करो हमको हर साल थोड़ा ही सा दो लेकिन हर साल दो। कंपनी ने भी दिमाग लगा, हाँ यार तुम्हारी बात तो सही है। तो कंपनी ने सोचा कि ऐसा है कि अगर किसी साल कंपनी को ज़्यादा भी प्रॉफिट होता है तो हम कुछ पैसा उसमें से बचा ले, लेकिन इसको रेगुलर बेसिस पे दे। तो किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो वो जो पैसा बचा है उसी से दे देंगे। इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। फिर 6वां पॉइंट है प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर का क्या मतलब है? देखो हमारी कंपनी में 2 तरह के शेयर होल्डर होते हैं, एक होता है रिच और एक होता है पुअर शेयर होल्डर, गरीब। अगर हमारे कंपनी में जो शेयर होल्डर वो बहुत अमीर है, वेल्दी शेयर होल्डर, अमीर लोगों ने पैसा लगाया बिजनेस में, तो वो लोग कभी भी नहीं बोलेंगे कि हमको बहुत ज्यादा डिविडेंड दो। मालूम है अमीर लोग जो होते हैं उनकी सोच क्या होती है? वो लोग ये सोचते हैं कि जो भी पैसा
कमा रही है कंपनी, उसको फिर से बिजनेस में लगा दे, री इन्वेस्ट इन द सेम बिजनेस, ताकि कंपनी उसको और ज्यादा 2 गुना 4 गुना 10 गुना होकर कमाए। तो अगर कंपनी में इफ द कंपनी हैव लार्ज नंबर ऑफ रिच शेयर होल्डर दे डू नॉट वांट टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑन रेगुलर, वो कहती है हमें हमेशा प्रॉफिट मत दो, तुम उस प्रॉफिट को बार बार बिजनेस में लगाओ, जब इकट्ठे करोड़ 2 करोड़ हो जाए तब मुझे देना। लेकिन अगर कंपनी में पुअर शेयर होल्डर है, गरीब लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया और ज़्यादातर लोग गरीब है, तो वो कहेगी कि मेरा घर परिवार है, मेरे बच्चे हैं, तब मुझे रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड चाहिए। तो डिपेंड करता है डिविडेंड कैसे बांटना है। अगर अमीर शेयर होल्डर है तो वो लोग नहीं बोल डिविडेंड नहीं मांगते, तो बोलते मेरे पैसे को फिर से बिजनेस में लगा दो, उससे 2 गुना 4 गुना हो जाएगा तब हम लेंगे। और गरीब शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा है तो वो बोलेंगे कि हमको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड चाहिए। समझ में आ गया। फिर 7वां टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी क्या है? अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, मान लो मैं कंपनी हूं, मैंने अपने एक शेयर होल्डर को 100 रुपए दिया डिविडेंड, तो उस 100 रुपए पे अगर मैंने डिविडेंड देने जा रहा हूं मैं, तो उस 100 रुपए पे मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। नहीं समझे? मैं 100 रुपए दे रहा हूं अपने शेयर होल्डर को, उस 100 रुपए में बांट रहा हूं डिविडेंड, तो मुझे सरकार को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जिसे मैं डिविडेंड दे रहा हूं उसके लिए वो टैक्स फ्री है। अरे भाई, अगर तुम किसी कंपनी में पैसा लगाओगे एज ए शेयर होल्डर, तो तुमको जो रिटर्न मिलता है ना, डिविडेंड मिलता है, वो टैक्स फ्री होता है। यानी आपको टैक्स नहीं देना है, अब कंपनी दे देगी। आपको कंपनी ने 100 रुपए दिया, उसमें 10% कंपनी ने टैक्स भर दिया, आपके पास जो पैसे गए उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसलिए कहा जाता है डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री इनकम, यानी डिविडेंड का जो पैसा होता है वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन कंपनी के लिए नहीं, शेयर होल्डर के लिए। शेयर होल्डर को पैसा मिला, उसको कोई टैक्स नहीं देना सरकार को, उसको कोई इनकम टैक्स नहीं देना, उसको पर्सनली कुछ नहीं देना गवर्नमेंट को। लेकिन जब कंपनी देती है डिविडेंड, तो कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, कंपनी को टैक्स देना पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो याद रखना, अगर डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री किसके लिए? शेयर होल्डर के लिए, ना कि कंपनी के लिए। बट कंपनी हैव टू पे टैक्स ऑन डिक्लेयर डिविडेंड। इन कंपनी को तो, अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर की, दे रही डिविडेंड शेयर होल्डर को, कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। और याद रखना, अगर किसी साल टैक्स रेट बहुत हाई है, कंपनी डू नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। कंपनी कहती है कि भाई डिविडेंड मत लो मुझसे, क्या मिलेगा तुमको? अगर 100 रुपए कमाई हो रही है कंपनी को, तो ज्यादातर पैसा तो गवर्नमेंट ले लेगी, मत लो डिविडेंड। तो इसे याद रखना, अगर किसी साल टैक्स की रेट बहुत हाई है, बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज किया जा रहा है, तो कंपनी जल्दी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, क्योंकि कंपनी को टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। हाँ भाई, देना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट को। टैक्स रेट हाई है, डिविडेंड डिक्लेयर मत करो, क्योंकि ज्यादातर पैसा टैक्स में चला जाएगा, तो देंगे क्या हम शेयर होल्डर को? फिर है कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन समझते हो? इफ द मार्केट कंडीशन, यानी कि कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन मतलब होता है कि अगर मार्केट का माहौल बहुत अच्छा है, यानी कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है, कंपनी में लोग पैसा लगाना चाहते हैं, कंपनी एकदम बल्ले बल्ले है, तो उस केस में कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। शेयर होल्डर भी खुश रहे, क्योंकि कंपनी खुश है तो शेयर होल्डर भी खुश है। कंपनी को पैसे की जरूरत है, वो इजीली शेयर इशू करे, लोग पैसा लगा रहे हैं, कंपनी गुडविल बहुत आई है, कंपनी अच्छा चल रही है भाई, तो डिविडेंड डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत है जब कंपनी अच्छा चल रही है। लेकिन अगर कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं है तो डिविडेंड नहीं देगी, क्योंकि कंपनी को पैसे की दिक्कत है, कंपनी में कोई पैसा लगाना नहीं चाहता है, कंपनी की सिचुएशन खराब चल रही है, तो जब डिविडेंड बांट ही देगी, सारा कुछ बांट देगी, तो बचेगा क्या कंपनी के पास? यानी अगर कंपनी की सिचुएशन अच्छी है मार्केट में, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। मार्केट में सिचुएशन अच्छी नहीं है, कंपनी में कोई पैसा नहीं लगाना चाह रहा है, कंपनी के शेयर नहीं बिक रहे हैं, तो वो अभी डिविडेंड को रोकेगी, बोलेगी अभी रुको, अभी मत लो, कंपनी का हालत खस्ता चल रहा है। इफ मार्केट कंडीशन इज गुड, कंपनी विल डिक्लेयर डिविडेंड बिकॉज इट कैन टेक फाइनेंस फ्रॉम इशूइंग शेयर इजीली, क्योंकि वो पैसा जब चाहे, मार्केट कंडीशन अच्छी है, लोगों के पास पैसा है, वो शेयर इशू करके जब चाहे पैसा ले सकती है, तब तो वो डिविडेंड देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी? उस पैसे जो भी प्रॉफिट कमाए उसको फिर से बिजनेस में ही लगा देगी, अभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। फिर है नॉर्मल लीगल रिस्ट्रिक्शन। डिविडेंड डिक्लेयर करने में कानूनी कार्रवाई,
याद रखना, कंपनी एक्ट 2013 कहता है, ये कंपनी एक्ट क्या है, ये बेसिकली जैसे आपको मालूम है कि हमारे देश में जो पुलिस है, पुलिस वगैरह है, तो वो जो काम करे उसके राइट्स है, अधिकार, उसकी ड्यूटी, और जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो ये सबको एक कानून है ना, इन सब का कुछ कानून है जिसके तहत फैसला लेती है, हम लोग पढ़ते भी है। तो इसको इंडियन पिनल कोड कहते हैं, आईपीसी की धारा इसके तहत उसको जेल हो गया, फांसी की सज़ा हो गया। उसी तरीके से कंपनी जिस कानून से चलती है उसको कंपनीज एक्ट बोलते हैं, 2013। कंपनीज एक्ट में क्या है, कंपनी के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाए, कंपनी कैसे काम करेगी और कैसे काम नहीं करेगी। लीगल रिस्ट्रिक्शन समझते हो, एग्जाम्पल समझाऊँ, कानूनी रिस्ट्रिक्शन क्या होता है। सपोज करो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 500 रुपये, और कंपनी से एक्ट 2013 में कहा गया है, यानी कानून ये बना दिया गया कि तुम जितना भी प्रॉफिट कमाओगे उसका 20% तुम्हें रिजर्व मेंटेन करना जरूरी है। यानी 500 का 20% होता है 100 रुपये, यानी 100 रुपये रिजर्व मेंटेन करो तो बचा कितना, 400। तो सिर्फ 400 रुपये तुम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, पूरा 500 नहीं कर सकते। नहीं समझे, कानून है कि जितना भी कमाओगे वो पूरी कमाई डिविडेंड नहीं बांट सकते, उसमें से कुछ तुम्हें अपने पास रिजर्व बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 कहती है बनाना पड़ेगा। और ऑडिटर भेजेंगे हम चेक करने के लिए, भेजेंगे, देखेंगे तुमने रिजर्व बनाया नहीं बनाया। तो इस केस में हम पूरा पैसा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, कुछ पैसे का हमें रिजर्व बनाना ही पड़ेगा। 500 रुपए में से 100 रुपए का रिजर्व बना लो, बाकी डिविडेंड, यानी कानूनी कार्रवाई से भी तो डिविडेंड अफेक्ट किया ना। डिविडेंड कानूनी लीगल रिस्ट्रिक्शन भी तो डिविडेंड पे लग रहा है ना। हाँ सर लग रहा है, आगे बढ़ेंगे। 10वां है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। ये क्या है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, बताऊं? हाँ सर बताइए ना, इसका भी एग्जांपल लो पहले। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट, और कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है रुकावट। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, रुकावट, याद रखना। यानी रुकावट है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, एग्रीमेंट की वजह से रुकावट। मतलब क्या है, सपोज करो एक कंपनी ने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए, उसने कहा हमें 10% इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए, 10% इंटरेस्ट चाहिए। और बैंक ने कहा सुनो, जब तक तुम मेरा इंटरेस्ट नहीं भर दोगे प्रॉफिट में डिविडेंड नहीं दे सकते शेयर होल्डर को, पहले मेरा इंटरेस्ट चुकता करो फिर डिविडेंड दोगे। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। बैंक ने कहा जब तक मेरा इंटरेस्ट नहीं दोगे डिविडेंड डिक्लेयर करने हम नहीं देंगे, कुछ भी कर लो हम नहीं देंगे डिविडेंड डिक्लेयर करने। बोलो क्या कर लोगे, बोलो ना क्या कर लोगे। हम डिविडेंड डिक्लेयर करने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अब क्या हुआ, हम बंद गए ना, रुकावट पैदा हुई ना, एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से रुकावट हुई ना। हम 500 रुपए कमाए, हम चाहते पूरा डिविडेंड बांटने, लेकिन नहीं बांट सकते क्योंकि बैंक ने कहा पहले मेरा इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से रुकावट। समटाइम व्हेन कंपनी टेक्स लोन फ्रॉम बैंक, द बैंक में रिस्ट्रिक्ट टू डिक्लेयर डिविडेंड बिफोर पे इंटरेस्ट, बिफोर पेइंग इंटरेस्ट। ING लगा देना, ठीक। अब लास्ट है पॉइंट इसका, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या है सर, क्या है ये, आपको मालूम है क्या होता है? स्टॉक मार्केट रिएक्शन का मतलब ये है, पहले इसका भी एग्जांपल लो। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर जब करती है, पहले बताओ स्टॉक मार्केट क्या होता है। हालांकि ये स्टॉक मार्केट के बारे में एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ ताकि अभी बहुत लंबा क्लास ना चला जाए, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर क्लास हो चुका है, मेरे ख्याल से 1 घंटे 20 मिनट क्लास हमारा हो चुका है, तो बहुत लंबा क्लास ना चला जाए, तो इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। स्टॉक मार्केट पहले होता है क्या समझो। आप लोग शेयर खरीदते हो कंपनी से, कंपनी से शेयर खरीदने के बाद आप चाहते हो कि जो हमने शेयर खरीदा है, सपोज करो कि ये आपने शेयर खरीदा है, आप चाहते हो कि यार ये कंपनी है अच्छा नहीं है, ये शेयर को कहीं बेच दिया है, किसी से बेच दिया। अब आपको तो मालूम है कंपनी में एक बार पैसा लग गया तो कंपनी पैसा वापस नहीं करती, मालूम है ना, मालूम है कि नहीं मालूम? हाँ सर वापस नहीं कर। तो अब हम क्या करें, शेयर तो खरीद लिया लेकिन अब हम इस कंपनी से नहीं जुड़ना चाहते, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, वहाँ पे बहुत से ब्रोकर बैठे होते हैं। एक स्टॉक मार्केट एक घर है, उस घर में ब्रोकर बैठे हुए हैं, उन ब्रोकर से जाके बोलेंगे ए भैया मेरा शेयर किसी से बिकवा दो ना यार, बिकवा दो ना। तो वो ब्रोकर आपका शेयर लेगा, उसको
अपने ऑनलाइन ट्रेडिंग करेगा, ऑनलाइन अकाउंट में चढ़ाएगा और कोई दूसरा बंदा आपका शेयर खरीद लेगा, वो कंपनी का मालिक हो जाएगा। बस यही स्टॉक मार्केट का काम होते हैं। तो जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, अगर कोई कंपनी रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दे रही, प्रॉफिट में हिस्सा दे रही है, डिविडेंड को डिक्लेयर कर रही है, लगातार डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो स्टॉक मार्केट में आपका शेयर भी महंगे प्राइस पे बिकेगा। यानी आप समझ रहे हो, कोई कंपनी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में हिस्सा देगी तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट में उसका रिएक्शन क्या जाएगा, उस कंपनी का शेयर खरीदने के लोग तरसेंगे कि काश इस कंपनी का शेयर मुझे भी बिक जाता, काश इस कंपनी का शेयर मुझे भी मिल जाता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो इट विल हैव गुड इंपैक्ट इन स्टॉक एक्शन, यानी स्टॉक मार्केट में उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा। हर दूसरा इंसान चाहेगा कि हम उस कंपनी का शेयर खरीदें, है ना। यानी कि अगर आपका ये शेयर है, आप जिस कंपनी में आप जुड़े हो वो बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में शेयर दे रही है, तो उससे होगा क्या कि आपका स्टॉक मार्केट में कंपनी का बहुत ज़्यादा नाम हो जाएगा, उसके शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप अपने 100 रुपये के शेयर को 150 में बेचोगे, लोग खरीदेंगे क्योंकि आपकी कंपनी अच्छी खासी डिविडेंड दे रही है। वक्त हो गया है हमारा MCQ सेशन का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। तो स्टार्ट करें बच्चे? हाँ सर, स्टार्ट कीजिए। तो अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा ध्यान से समझना ताकि आपको बात समझ में आ जाए। और मैं चाहता हूँ कि इसका सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी करें। लॉजिक पे बात होगी, MCQ डिस्कशन चल रहा है, बिल्कुल लॉजिक पे बात होगी, एविडेंशियल बात होगी, सब कुछ। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। सर द डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच डिटरमाइंस द प्रोपोर्शन बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी। बताओ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें पैसा डेब्ट से लेना है या इक्विटी से लेना है, कर्ज लेना है या जिस शेयर से लेना है, इसको कौन सा डिसीजन कहते हैं? मैंने पढ़ाया था, इसको फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द डिसीजन टू एक्वायर न्यू एंड मॉडर्न प्लांट टू अपग्रेड एन ओल्ड वन। अगर आप नया प्लांट, नई मशीन खरीदना चाहते हैं पुराने को हटाकर, तो ये कौन सा डिसीजन है? सर ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। हायर डिविडेंड पर शेयर इज, आप ज्यादा डिविडेंड कब डिक्लेयर करोगे? आप सोचो, आप ज्यादा डिविडेंड कब डिक्लेयर करोगे? आप प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा कब दोगे? मैंने बहुत सारा रीजन पढ़ाया था, आप एक एक पॉइंट को समझना। सबका पहला पॉइंट पर देखो, कॉमा कॉमा है। जब हायर अर्निंग होगा, हायर अर्निंग, हायर अर्निंग, हायर अर्निंग, ये बात तो सही है। अभी पहला पॉइंट पे देखा तो सब सही है। हायर अर्निंग, जब ज्यादा कमाई होगी तो ज्यादा डिविडेंड देंगे, हाँ ये सही है। दूसरा, हाई कैश फ्लो होगा, हाई कैश फ्लो होगा, हाई कैश फ्लो होगा। अच्छा, सी वाला पॉइंट में बोला लोग, अच्छा भैया ये बता डिविडेंड ज्यादा कब देंगे? जब कैश फ्लो होगा तब ना, कैश की पोजीशन, कैश में पैसा होगा तभी तो देंगे। सी वाला पॉइंट तो कट गया, यहाँ सी वाले पॉइंट की तो बातें नहीं करेंगे। देखिए एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, मिल जाएगा। सी वाले पॉइंट की बात नहीं होगी, अब सी वाले पॉइंट की बात नहीं होगी। अच्छा, हाई कैश फ्लो, हाई कैश फ्लो, हाई कैश, ये भी सही है। अच्छा, अब ए में देखो, फिर क्या बोला? अनस्टेबल अर्निंग। जब अनस्टेबल अर्निंग होगा तो ज्यादा डिविडेंड देंगे, ये भी कट गया। ऐसा नहीं होता, अनस्टेबल मतलब अर्निंग तो स्टेबल होगा तभी तो डिविडेंड देंगे, मतलब कभी अर्निंग हुआ कभी नहीं हुआ तो नहीं। ए वाला पॉइंट भी कट गया। अच्छा, बी में स्टेबल अर्निंग और डी में भी है स्टेबल अर्निंग। हाँ, अभी बी और डी जिंदा है भाई, ये MCQ लगाने का यूनिक टेक्निक है अपना। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट है जो बचा हुआ है, यहां बोला हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यहां बोला लोअर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अब बस ये दोनों में डिसाइड करना है। अगर आपकी फ्यूचर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, तो क्या आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे? नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं सर समझाइए ना, समझाता हूं ना। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा, बहुत तेजी से आपका बिजनेस तरक्की करेगा, बहुत तेजी से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, समझे कि नहीं? बोलो ना, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे ना। अगर आपको लगता है कि आपका फ्यूचर में बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा तो आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे? आप तो बोलेगे नहीं, अभी पैसा रखो, बिजनेस में फिर से लगा दो क्योंकि ग्रोथ बहुत तेज़ी से चल रहा है, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। यानी ये भी नहीं होगा, यानी ये होगा लो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। पॉइंट नंबर डी इसका सही आंसर है कि जब लो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का मतलब है अगर फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आज के केस में डिविडेंड डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत? फ्यूचर में ग्रोथ का कोई चांस दिख नहीं रहा है,
तो भाई डिविडेंड डिक्लेयर करके दे दो यार, जब फ्यूचर में पैसा लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, ग्रोथ ही नहीं है फ्यूचर में, कोई मार्केट अच्छा नहीं। कोविड के टाइम में क्या करोगे, जो बचा कुचा दे के हटाओ, बेचारे गरीब लोग दे दो, उनका काम आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हायर डिविडेंड कब देंगे, जब अर्निंग हाई होगी, जब अर्निंग क्या होगी, हाई होगी, कैश की पोजीशन अच्छी होगी, अर्निंग स्टेबल होगी और लो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम डिविडेंड दे सकते हैं। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगी तो हम डिविडेंड क्यों देंगे, क्योंकि हम उस डिविडेंड को फिर से री इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ एसेट्स, द प्रॉफिटेबिलिटी, द कंपटीटिव। अरे भाई सिंपल से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ज़्यादा आंसर देखने की जरूरत नहीं। साइज ऑफ एसेट्स, सीधी बात है, एसेट्स की बात कर ले, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसका मतलब आपके बिजनेस का जितना ज़्यादा एसेट्स होगा उतनी ज़्यादा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। आपको मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है, आपके बिजनेस के एसेट्स पे। तो आपके बिजनेस के पास अगर बहुत ज़्यादा एसेट्स है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये कौन सा डिसीजन है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। इतना समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछिए। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस सेशन को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर इस सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और उम्मीद है आपको चैनल बहुत पसंद आ रहा होगा। और जो मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ईजी टेक्निक से पढ़ाऊँ, क्योंकि किसी बहुत बड़े राइटर ने कहा था कि टीचर का डेफिनेशन क्या, द वन हु मेक्स द थिंग्स ईजी। जो चीज़ों को आसान बना दे वही तो टीचर है, जो चीज़ों को आसान ना बना पाए वो टीचर नहीं हो सकता। मेरा मकसद आपको आसान लैंग्वेज में पढ़ाना है। मैंने केस स्टडी सॉल्व करवाया, मैंने एमसीक्यू सॉल्व करवाया, मैं हाई लेवल की स्टडी, मैं चाहता तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट भी पढ़ा सकता था, बहुत आसान चैप्टर्स हैं। मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट चुना क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है ये सारे। जो बच्चे 12th में होंगे, जो बच्चे 12th पास कर, उनको मालूम है कि ये चैप्टर कितना मुश्किल था, लेकिन आज उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारे इस कोर्स को आप इजीली इनरोल कर सकते हो, DNS एजुकेटर ऐप आप डाउनलोड कर लो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लिख लो। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे उस डाउट को पूछ सकते हो। 6388788130, 6388788130। थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। उम्मीद आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।